Assalamualaikum everyone. Guys, let's start. I think enough people have joined. So I hope everyone is doing well. और आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही. Before I actually start today's lecture, मुझे अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो पिछले लेक्चर से लेकर से या रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो सो दैट अगर वो क्यूरी जो है हम अभी जो है ना बेसिकली आंसर कर लें बिफोर वी मूव ऑन. जी वहाब. अस्सलाम वालेकुम. मोहसिन, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि लिस्ट ऑफ कोई क्यूरीज जो साइंस के मीनिंग्स हैं शेयर कर दीजिएगा. अच्छा, उसके लिए ना मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास ना बेसिकली एक वो पड़ा हुआ है. ओके. लाइक आई हैव दिस just give me a second. I have this like dump. It's not a dump actually. It's like इसमें बहुत सारी resources मेरे पास हैं. तो आप लोगों की मर्जी है इसमें से जो मर्जी यूज कर लें, लेकिन इसके अंदर एसक्यूएल का भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं और जिसमें क्यूरीज वगैरह भी हैं इसमें. या हाँ, तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख रहे हैं ना माई एसक्यूएल चीट शीट, एसक्यूएल चीट शीट, ये प्रोबेबली आपको जो है ना ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी करेगा. इसके अंदर एग्जांपल्स के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स काफ़ी सारी ऐसी, ये तो खैर क्रिएशन की कमांड्स हैं डेटाबेस की, लेकिन ये है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि यहाँ पर आप यू कैन एक्चुअली जस्ट गो थ्रू देम रियली क्विकली. सिंटेक्स वगैरह इनका दिया हुआ है और साथ में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी है. यू कैन एक्चुअली यूज दिस और यू कैन यूज दिस एज वेल. ठीक है, लाइक शॉर्ट वेरी टू द पॉइंट किस्म के जो है ना ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप गो थ्रू कर लें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएंगी, या रिकैप अगर आपको चाहिए तो. तो ये मैं आप लोगों के साथ जो है ना लिंक शेयर कर देता हूँ. ये मैं ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया, तो आप लोग ये जो है ना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें लाइक और टॉपिक्स भी हैं, इट्स नॉट जस्ट एसक्यूएल, इट्स अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल. तो जस्ट यूज एज यू प्लीज. अच्छा, सो एनी अदर क्वेश्चंस? जी इब्राहिम. जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन. मोहसिन मुझे बस ये पूछना था कंफर्म कि जो अभी जो लास्ट असाइनमेंट थी तो उसमें हमने खासतौर से जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें वी स्लाइटली वेंट अहेड इन टर्म्स ऑफ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्सिटी विद रिगार्ड टू जॉइंस एंड ऑल. तो उसकी अगर कोई हमें, वैसे तो हम वो आई डिड प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल जो आप लोगों ने कराए थे, बट अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह मिल जाए तो, क्योंकि एक्सरसाइज ये होता है कि देन यू गेट टू वर्क ऑन अ न्यू टेबल एंड then you have to think through. तो वो मैं कह रहा था कि अगर कोई सवाल वगैरह अगर आप दे सके, I do not know if an assignment is coming up or not, but let's say if not तो कोई एक्सरसाइज वगैरह मिल जाए. जॉइंस वगैरह की मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा. जॉइन मैंने इस वजह से नहीं दिए थे बिकॉज यू नो इट्स लाइक कुछ लोगों के पास जो है वो एसएसएमएस था, मोस्ट के पास था, उसके पास नहीं था. तो जॉइंस जो है ना वो फिर पेनफुल हो जाते हैं अगर आप उनको ऑनलाइन एनवायरनमेंट में लगाएं. तो इस वजह से मैंने वो क्वेश्चंस में नहीं डाले थे, बिकॉज एवरीबडी वाज सॉल्विंग द असाइनमेंट ऑन द ऑनलाइन एनवायरनमेंट. तो बिकॉज अगर मैं ना ऑनलाइन एनवायरनमेंट में करवाता तो जो लोग who did not have SSMS would have been at a disadvantage. लेकिन मैं सवाल दे दूंगा, जॉइंस के दे दूंगा, इसी में से निकाल के दे दूंगा. Of course, I understand. I would respect the entire class to be taken along. So just like for practice purposes, even if it's not an assignment, तो वो एक अच्छा हो जाता है कि आपका थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा. ठीक हो गया, मैं कर दूंगा. I'll do it. चलो, thank you so much. Welcome. Okay. Before I. Sir, I have a question, sir. जी बोले. Sir, I tried doing assignment और मैंने आपको WhatsApp भी कह रहा था. It was not working on my end because I was using Google browser. ठीक है. तो sir, वो अब चेंज किया आपने ब्राउजर तो हुआ वो मसला तो सर even in Firefox it is also not working. Firefox से भी काम नहीं कर रहा सर. अच्छा, एक काम करते हैं ना, क्लास के बाद जो है ना let's sit together and let's go through it. Thank you sir. Thank you. एक दफा रिमाइंड करा दीजिएगा तो फिर then we'll look. Yes sure. Thank you sir. और अच्छा,
अच्छा सॉरी, एक मोहसिन जी एक जी सवाल और था। हाँ, सो आई गॉट टू रिसीव द फीडबैक ऑन द फर्स्ट असाइनमेंट। तो ठीक है उसमें इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक सवाल था जिसमें वो जो मेरा जो इसका आंसर करेक्ट नहीं था, हम्म, तो वुड यू बी एबल टू शेयर द करेक्ट रिजल्ट्स के किस तरह से था, ताकि वो हम क्रॉस चेक कर लें कि कहाँ पे गलती हुई थी। जी फरीना आपके पास आई थिंक की पड़ी हुई है, अगर नहीं है तो आई कैन एक्चुअली शेयर इट विद यू, और आप फिर सर से डिस्कस कर लीजिएगा, या जो भी आपने अगर उनको शेयर भी करना है फीडबैक। आई थिंक आपने फीडबैक दिया होगा वैसे इसके ऊपर फरीना। नहीं नहीं मैं जी मेरा सो आई जी जी वो उसमें ये था कि आई गॉट 9.8 आउट ऑफ 10, और ठीक उसमें है सिर्फ लिखा होता है कि आंसर 4 इज इनकरेक्ट। दैट वाज द एंटायर फीडबैक। तो चले ऑफ ठीक कोर्स तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों गलत था, उसमें मैंने क्या गलती की थी, तो दैट्स। ठीक हो गया। फरीना ये प्लीज अगर इनको जो है ना कर दीजिएगा, ओके। ठीक है। अच्छा मोहसिन, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है। जी अच्छा, चलो मेरा जी एक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो लास्ट संडे वाला वो लेक्चर अटेंड किया था, लेकिन वो अटेंडेंस नहीं आ रही उसकी सिस्टम के ऊपर। अटेंडेंस नहीं आ रही, ओके ठीक है, मिस आउट ना हो गई हो। जिया नाम है ना आपका? जी। बस ठीक है, ओके चलें, ये भी मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ जी फरीना, आई थिंक आपका माइक अप ऑन हुआ है, पहले यू कुडंट हियर एनीथिंग। ओके सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड। एक जो टॉपिक था जो कि लाइक हमने एडिशनल रखा था, मैंने करवाया नहीं था। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आई कैन हियर यू। अच्छा सर, वो मैं कह रही थी कि मैंने लाइब्रेरी में ऑलरेडी सोल्यूशन 1 के नाम से ना फाइल डाली हुई है असाइनमेंट 1 के लिए, तो उसको काइंडली ये लोग सॉल्यूशंस जी के लिए जो है, तो फिर भी अगर कोई इशू है तो फिर मुझे बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। सर ये देख लीजिएगा आप, इब्राहिम साहब, अगर वहां से आप फाइल एक दफा खोल के देख लें कि आंसर में यू नो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, अगर उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर बता दिए। चले, थैंक यू, आई लुक अप, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट कि जी जी हमने स्क्रीनशॉट्स शेयर करने हैं ना, क्वेरी और जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसका, जी दैट इज व्हाट तो मस्ट। जी स्क्रीनशॉट और साथ में क्यूरी को कॉपी पेस्ट करके ना बीच में लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। जी खोला, आपका क्वेश्चन है? Yes, yes. So I asked Farina last week, I think 2, 3 days ago, if I could have an extension for the first assignment since I joined basically in the beginning of the second assignment ठीक or है a second week. So it says on the portal deadline missed. I'm not ठीक है sure. Can I still submit then or no? जी जी फरीना करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट लेकिन आई थिंक यू कैन स्टिल सबमिट इट। वो उसके साथ लेट का टैग लग जाता है, बट इट इज सबमिटेबल। Okay. सर ऐसे ही है। जी सर ऑल्सो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा इस कोर्स के लिए, इफ यू कैन ब्रीफली एक्सप्लेन दैट एज वेल। मार्किंग क्राइटेरिया या पासिंग क्राइटेरिया? पासिंग क्राइटेरिया बेसिकली, या अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, जो भी मैं देता हूँ, प्राइमरीली वैसे मैं असाइनमेंट्स ही दूंगा, लेकिन ये है कि जो भी डिलीवरेबल्स मैं आपको देता हूँ वो आपने जमा लाजमी कराने। हम लाइक अब प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, पहले हम लिया करते थे लेकिन नॉट एनी मोर, और अब हम असाइनमेंट्स पे ही जो है ना वो असेस कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी सारी जमा करा। सही है सर। और असाइनमेंट्स में जैसे अभी हमारी मार्किंग हुई है, तो उस पर इज देयर अ क्राइटेरिया या एक थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा हमें स्कोर करना है या इस तरह का कुछ है? आई मीन मैं जनरली थ्रेशोल्ड जो है ना वो क्लासेस खत्म होने के बाद जो है ना डिसाइड करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी रिलेटिव। मैंने लाइक कोई सेट पहले से नहीं रखा हुआ कि अच्छा यार ये इतने पासिंग इतने मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अच्छा डिडंट कॉपी द कोड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है।
सर क्योंकि जी हाँ, क्योंकि वो आपने वो जो असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शंस थी उसमें ये था कि आपने चलाना है क्वेरी ऑनलाइन में एंड देन यू हैव टू यूज द स्निपिंग टूल एंड पेस्ट दैट। तो आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय असाइनमेंट ठीक है जिसमें स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड है एंड द रिजल्ट्स। ठीक है कोई मसला नहीं है। आई थिंक हम फरीना उससे भी जज कर सकते हैं कि इनका रिजल्ट ठीक है या नहीं है, राइट? अगर कोड ना भी हो तो इसी तरह की है सर मैंने भी सर उसका वो जो क्वेरी थी वो नहीं स्क्रीनशॉट ली उसकी, ठीक हो डायरेक्ट गया नहीं? आंसर और उसका हाँ रिजल्ट। आंसर तो कर दिया ना, बस ठीक है, दैट इज फाइन। so Mohsin, sorry, just want to clarify, so it's not that कि कोड उसमें आपको विजिबल नहीं होगा। if you allow me, if you can just share allow me to share my screen for just a moment. अच्छा सर, एक सेकंड ठहरिएगा। सर एक क्वेश्चन था SPSS की कोडिंग और ये ऑनलाइन एडिटर की कोडिंग, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनका सिंटैक्स? मैम SSMS और ऑनलाइन, हाँ जी, नहीं कुछ डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि जब आप वेब ब्राउजर में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी जो वहाँ पर जो परमिसिबल लैंग्वेज है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो है कुछ डिफरेंसेस लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में दे नॉट टेक्निकली दे नॉट सपोज टू बी देयर। वो सिर्फ वेब एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क लग रहा था जो हमने क्लास में किया है और जो असाइनमेंट में किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंटैक्स में फर्क है। आई वुड जस्ट से कि इट्स जस्ट अ क्वर्क जो कि आपको अडॉप्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन आईडी में। जी Mohsin, so if you can see my screen, तो इस तरह से मैंने किया हुआ है कि the screenshot of the entire code as well as the results and then whatever the solution is. जी जी, but you cannot copy this code because that's a screenshot. no worries, this is good now. चलो, thank you. जी सर, एक सवाल है मेरा जी असाइनमेंट से रिलेटेड जो आपने सेकंड असाइनमेंट दी। सर क्वेश्चन में है कि इधर आओ, क्या हो? कैलकुलेट द नेम बेस्ड एवरेज सैलरी। अब नेम बेस्ड एवरेज सैलरी का मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब था उसमें? उसका मतलब ये है कि नाम को फिल्टर करके उसके ऊपर एवरेज लगानी है सैलरी के कॉलम पे। मतलब सर अगर क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। सर एवरेज सैलरी और एवरेज मंथली सैलरी अलग अलग होंगी? जी पहले एक सेकंड ठहरिएगा, मैं इनको जरा अपना क्वेश्चन पूरा करना है, फिर मैं बताता हूँ। जी बताएं। 90% proof in supporting or refuting this claim. Use stable employees. This question will require writing two separate commands, where the one command will calculate the name-based average salary and the second will contain the overall average salary. एक सेकंड है। ओवरऑल से मतलब तो मुझे ये समझ आती है कि सारे सैलरीज का एक एवरेज लेना है, और नेम बेस से मुझे समझ आती है कि मतलब यही मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही। तो मतलब वैसे मैं सबमिट कर चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड ठहरिएगा, एक मिनट। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस सवाल की, राइट? टास्क 10 The president of the company, ठीक है, I think the names of containing characters A and S are lucky names. Employees at the leave the name by names containing these two letters enjoy an average, on an average, a greater salary. ठीक है, of the company. Kindly present proof in supporting or refuting this claim. Use stable employees, ठीक है. This question will require writing, ठीक है, commands where the one command will calculate the name based average salary and the second will contain the, हाँ जी, तो इसमें करना ही है कि आपने पहली बात तो ये कि जो पहला हिस्सा है उसके अंदर आप वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ए और एस की बेस पे एवरेज सैलरी निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है बेसिकली आपने एक सेपरेट कमांड रन करनी है जिसमें सिर्फ आप एवरेज सैलरी निकालेंगे। ओके पूरे सेट की, और इन दोनों में अगर फर्क होगा तो फिर आपका जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली जो है वो बेसिकली इट वुड बी प्रूवन कि अच्छा यार वाकई हाँ इस तरह का कुछ सीन है। थोड़ा हाइपोथेसिस भी ना, मतलब यानी कि आप कह सकेंगे
कि यार बाकी जिन लोगों के नाम जो है वो एस से शुरू होते हैं उनकी एवरेज सैलरी ज्यादा है। अच्छा समझ आ गई, मतलब नेम बेस से मतलब था कि एस और ए का सिर्फ मतलब टोटल जी जी एवरेज निकालना है और बाकी लाइक ओवरऑल सारे नाम हो गए। ओके जी एब्सोल्युट क्या ओके मिस्टर। और सर ठीक फिर है। टास्क 11 और टास्क 10 में फिर फर्क क्या है? हु हैव नेम ये फर्क ये है ना कि दैट नेम्स कंटेनिंग अच्छा ये है अच्छा हाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई है वैसे नहीं मोहसिन इसमें गलती नहीं है। सो बेसिकली जो पहला जो सवाल है उसमें ये है कि ए एंड एस कैन कम एनीवेयर इन द नेम। जो दूसरा वाला सवाल है टास्क 11 दैट इज स्पेसिफाइंग कि द नेम हैज टू स्टार्ट विद ए एंड कैन हैव एनी एस एनीवेयर एल्स। हाँ ये सॉरी मैंने अभी और से देखा है माजरत। यस ऐसा पहला जो सही है। सवाल जी जो टास्क नंबर 10 है दैट इज व्हेन जो है ना मेरा मतलब इट इज एनीवेयर द वर्ड्स ए एंड एस कुड बी एनीवेयर वेयर एज जो सेकंड है उसमें ये है कि द नेम स्टार्ट्स विद एन ए और एस जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके लिए वही बात है कि आपको वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो है ना वो इस तरह सेट करने पड़ेंगे ताकि आपको सही रिजल्ट आ सके। सही थैंक यू सर, थैंक यू, समझ गया। सर इस क्वेश्चन में ए डैश एस वाली चीज तो नहीं हम लगा सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता डैश में कितने कैरेक्टर्स बीच में आएंगे। जी हमें नहीं मालूम एक्चुअली वी डोंट नो दैट हमें नहीं पता। डैश तो बेसिकली ये बताता है ना कि आपके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। वो आप कह रहे हैं कि एनी कैरेक्टर जो सो इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर जो डैश जब आप यूज करते हैं ठीक है ना कि डैश एंड देन यू नो परसेंटेज एस तो दैट मींस कि परसेंटेज एस से पहले 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए एग्जैक्टली। जी ये एग्जैक्टली लास्ट वाले में तो नहीं होगा। जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का जी कोई पूछ रहा है कि काइंडली एक्सप्लेन टास्क 8 अमार है जी विच जॉब टाइटल जॉब नेम ड्रॉज द हाईएस्ट एवरेज मंथली सैलरी एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। तो इसमें सर सिर्फ सवाल इसमें मेरा जॉब नेम जब मैं डाल रही हूँ उस पर क्वेरी रन नहीं कर रही, लेकिन जॉब नेम के बगैर क्वेरी रन कर रही। जॉब नेम के बगैर आप कैसे रन करेंगी क्वेरी? The highest average salary, select the highest average salary excluding the president. अच्छा देखें तो इसमें अच्छा एक सेकंड ठहरें, अरे मुझे लग रहा है कि करके दिखाना पड़ेगा। प्लीज करके दिखा दो। Can I show my result, Mohsin, if you don't mind? एक सेकंड ठहरिएगा सर, मैं आप अपना रिजल्ट भी दिखा दें, मैं करके भी दिखा देता हूँ। जी मैंने आपको राइट्स दे दी, आप शेयर कर लें मुझे। मैंने फिर एवरेज सैलरी शो कर दी जिसमें प्रेसिडेंट की नहीं थी। हाँ जी ये बिल्कुल इसी तरह ही है, मैं भी इसी तरह ही बनाता, लेकिन इसमें सर आपने जो हाँ प्रेसिडेंट को नहीं निकाला ना, बस प्रेसिडेंट को निकाल दिया ना, बस ठीक है। निकाल। हाँ जी बस ये इस तरह होगा क्योंकि ग्रुप बाय लगेगा इसके अंदर, सो आप एग्रीगेटर लगाएंगे फिर ग्रुप बाय लगाएंगे और फिर बाद में आप ये कह देंगे कि यार प्रेसिडेंट को निकाल दो। इसको आप बाद में भी निकाल सकते हैं। इस ऑर्डर बाय भी लगेगा इसमें? जी मैं मर्जी आपकी लगा लें, इट वाज नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये कि ऑर्डर बाय अगर आपने लगाना है तो लगा लें, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट जो है वो रिजल्ट आने के बाद भी निकल सकता है हैविंग लगा के, और पहले जो है ना उन्होंने पहले निकाल दिया है जो है वेयर को यूज करके। ठीक है थैंक यू सर। अच्छा एक मिनट, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा एक मिनट अच्छा ये वहां आप पूछ रहे हैं रैंक, यार ये रैंकिंग का जो सिस्टम है ना, ये एक एलएमएस के अंदर ना अपना एक लॉगरिदम चल रहा है, उसकी बेसिस पे रैंकिंग है, तो हम जनरली इसको फॉलो नहीं करते, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, वो इसमें वो 3-4 फैक्टर्स जो है ना वो कंसिडर कर रहा था ये रैंक जनरेट करने में, तो हम जनरली इवैल्यूएट जो है ना उन फैक्टर्स के ऊपर नहीं कर रहे होते, मैं नहीं करता यानी कि उनको। सर ये अभी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन था जी कि हमें सिर्फ
एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट जिसकी हाईएस्ट सैलरी है सिर्फ वो दिखानी है, या जैसे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके तो हमारे पास सबकी आ जाएंगी ना, या हाँ जी, हमने सिर्फ एक हाईएस्ट दिखानी है? नहीं नहीं, एक्चुअली आज सबकी जाएंगी। देखिए आपको पता लग जाएगा ना, आप फिर जी लिख के बता सकते हैं कि अच्छा यार जो मैनेजर है या जो एनालिस्ट है वो हाईएस्ट मंथली एवरेज सैलरी लेता है और उसमें प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, सही है, थैंक ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने प्रेसिडेंट को डाला ना तो प्रेसिडेंट इटसेल्फ एक रोल है, तो उसकी ऑटोमेटिकली हाईएस्ट सैलरी होगी। यू। जी सर, नहीं मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब वो हमारे पास एनालिस्ट की हाईएस्ट आ रही है एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, जी जी तो जी, हमें सिर्फ एनालिस्ट को शो करना है या और नहीं नहीं सबको इन अ लिस्ट शो करना है? नहीं नहीं, सब सारी लिस्ट को कर दें और उसमें से लिख ठीक है, दें साथ में कि यार एनालिस्ट इज एक्चुअली हु हैज द हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ओके, मूविंग हेड, एक कॉन्सेप्ट जो है वो जो रह गया था पिछली दफा मैं नहीं करवा सका था और इट्स लाइक अ प्लस कॉन्सेप्ट, वो केस स्टेटमेंट्स थी। अच्छा, केस स्टेटमेंट्स है ना वो दे आर अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उनकी बहुत सारे यूज केसेस हैं, जो फॉर एग्जांपल मैं उनको टाइम ऑपरेटर्स के साथ भी यूज करता हूँ, लेकिन प्राइमरीली केस स्टेटमेंट का जो मकसद है ना, वो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने पिछली 2 क्लासेस में की थी वो डेटा को फिल्टर करने के लिए होती है, लेकिन केस स्टेटमेंट्स आपको उसी डेटा के ऊपर फिल्टर लगाकर उस डेटा को किसी और साख्त में तब्दील करने की कैपेबिलिटी देती है। ठीक है ना, इससे मेरी क्या मुराद है, व्हाट डू आई मीन कि साख्त को तब्दील करने की कैपेबिलिटी देती है। लेट्स से कि वी हैव दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sales dot sales order detail. अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने अपने डेटा सेट के अंदर जो है ना वो कैटेगराइजेशन करनी है किसी किस्म की, कि मैं अपनी जो है ना जो लाइन टोटल है उसकी बेसिस पे बकेट्स बना सकूं कि व्हाट इज, यानी कि मैंने कैटेगराइजेशन करनी है, कि मैंने कैटेगरीज बनानी है कि जो एसक्यूएल का कोड है वो हर लाइन आइटम को हर रो के अंदर जाके हर लाइन टोटल को चेक करें और इस टोटल को किसी न किसी बकेट के अंदर डाल दे। तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू दैट इन एसक्यूएल? अब केस स्टेटमेंट्स कैन एक्चुअली अलाउ मी टू डू दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, जस्ट शॉर्टन दिस आउट ताकि मेरे पास सिर्फ काम की चीज रह जाए। सो अगर मैं इसी के अंदर ये देखने की कोशिश करूं कि हमारे पास मैक्स और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, सिलेक्ट, ताकि मैं बकेट्स का साइज जज कर सकूं। सो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है दैट्स 1.37 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 27,893 की है। ठीक है, अब व्हाट आई वांट टू डू इज कि आई वांट टू क्रिएट बकेट्स जो कि कैटेगरीज बना सके इस लाइन टोटल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 बकेट्स में बनाना चाहता हूँ, बैड सेल्स, गुड सेल्स और एक्सीलेंट सेल्स। सो हाउ वुड आई डू दैट? आई कैन एक्चुअली पास अ केस स्टेटमेंट, केस when line total is less than, how would I say that, 10,000, then
सर देन भी वही काम करता है जो एज करता है? नहीं, देन मैं आपको बताता हूँ, नहीं, एज तो एलियसिंग है ना। देन में तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये कंडीशन पूरी हो तो आपने ये टाइटल लगाना है। सो व्हेन दिस हैपेंस देन डू दिस, व्हेन दिस हैपेंस देन डू दिस। ओके, डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा? नहीं, मैं एक सेकंड इसको खत्म कर ले, फिर आपको ये मैं बताता हूँ। Yes. ठीक है, सो ये चंक मैंने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें, इस चंक के एंड पे मैंने अच्छा, I'll just go through the statement once again what I did, ठीक है। So I wanted to create buckets, right? So मैंने ये कहा कि जी case when, so I start with the case, I tell SQL कि यार तुम्हें यहाँ पे case की statement जो है वो basically लगानी है। So the case is when the line total is less than 10,000, then you need to put bad sales, in a column that you're going to create. If and when the line total is less than 20,000, then you put in the average sales title. When the line total is less than 25,000, then you put in the good sales title. Else, if it is greater than that, then it is great sales. Case statement end पे हमेशा आप end लिखते हैं लाजमन। So starts with the case, ends with an end, और उसके बाद मैंने इसको एक अदद एलियस दे दिया जिसका नाम है buckets। इस पूरी की पूरी जो सिंटैक्स है, ये पूरा का पूरा जो चंक ऑफ कोड है, इसका नाम है buckets। So अगर ये मैं ना भी दूं तो nothing is going to happen, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। If I go ahead and run this, तो अब आप ये देखें, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम भी हुई है कि इस कॉलम को कोई नाम नहीं आ रहा, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर दूं, तो ये बकेट्स हो गए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब ये मेरे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल आ गया, ठीक है। और इसकी बेसिस के ऊपर फिर मैं आगे बहुत सारी जो है बेसिकली वो कर सकता हूँ, मैंने मतलब काफी सारे एनालिसिस कर सकता हूँ। तो इसमें किसी का कोई सवाल, ये समझ आया कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड? मोहसिन एक चीज पूछनी है। जी जी। आपने इधर लिखा है लेस देन 20,000, तो इसमें ये नहीं होगा लेस देन 20,000 बट ग्रेटर देन 10,000? वो इस केस में तो वो फिर सारे ही वो उसमें चले जाएंगे ना, एक ही कैटेगरी में। नहीं जाएंगे, वो इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज वो इस हिस्से को, इसको पहले प्रेसिडेंस देगा, यानी कि इस चंक ऑफ कोड को पहले प्रेसिडेंस देगा। कहेगा कि अच्छा अगर 10,000 से कम है तो उसको बैड सेल्स में डालो, अगर 20,000 से कम है तो फिर एवरेज सेल्स में डालो। वो ये नहीं करेगा कि ये सबको जो है ना वो बैड सेल्स बना दे, सॉरी अपना एवरेज सेल्स या गुड सेल्स, वरना तो अगर ये केस होता तो फिर तो सारी की सारी आपको ग्रेट सेल्स नजर आ रही होती। हालांकि ऐसे ऐसे नहीं है, यहाँ पे बैड सेल्स हैं, देन देयर आर गुड सेल्स, देन देयर आर एवरेज सेल्स। और ये इसका मैं आपको ऑर्डर बाय दिखा देते हैं, एक मिनट है। देख रहे हैं? यस, ठीक है ना, गुड सेल्स भी हैं, बैड सेल्स भी हैं, एवरेज सेल्स भी हैं। अच्छा, इसमें अब शायद आपका सवाल ये हो सकता है कि यार मैंने जो है ना, मैंने तो ये एनालिसिस कर लिया, अब लेट्स से कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दीज बकेट्स मैंने जो है बेसिकली ग्रुपिंग करनी है, तो क्या तरीकेकार हो सकते हैं ग्रुप करने के? इसको मैंने ये देखना है कि जी एवरेज सेल्स में कितनी सेल्स थी, टोटल लाइन टोटल कितना था, गुड सेल्स में कितना था, बैड सेल्स में कितना था, और ग्रेट सेल्स में कितना था। हाउ वुड वी डू दैट? तो मैंने जो ये कैटेगराइजेशन किया डेटा की, अगर मैंने इस कैटेगराइजेशन की बेस पे अब जो है वो अपने डेटा को कंबाइन करना हो या उसको कोई एग्रीगेट लगाना हो, तो हाउ कैन आई डू दैट?
ग्रुप बाय करके? हाँ ठीक है, ग्रुप बाय कैसे लगाएंगे, मैं यही सवाल पूछना चाहता था एक्चुअली। तो अब चलें, ओके हम कोशिश करते हैं। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे मैं ग्रुप बाय लगाऊं, राइट? ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय बकेट्स, ग्रुप बाय बकेट्स कर दें या काउंट ऑफ बकेट्स, इस तरह से कुछ, ताकि अच्छा हमें पता चल जाए कि अगर हम काउंट करना चाहें कि एवरेज सेल्स की कितनी आ रही है, एंट्रीज आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें देखें मसला सारा ये है कि अब ये देखना, इट्स नॉट लेटिंग मी कॉल ग्रुप बाय, कॉल बकेट। अगर हम काउंट का फंक्शन कॉल करें तो वो कॉल होगा? काउंट कर लेते हैं, काउंट काउंट काउंट। नहीं, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी, इज इट अच्छा, बकेट्स या बकेट है? बकेट होगा वो खैर बकेट्स भी नहीं शायद उठाएगा, आई थिंक नहीं। ऐसे काउंट कर लेते हैं, काउंट काउंट काउंट। ठीक है ना, एरर दे रहा है। अच्छा, इसमें ये जो भी मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूं ना, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन ये है कि प्रॉब्ली अगर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आया है कि लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करना है तो मैं कैसे करूं, तो आई जस्ट वांट यू टू हैव द आंसर फॉर इट। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली यूज अ सीटीई ओवर हियर, और या जिसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है ना, अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन वो करता ये है कि इट्स जस्ट लाइक अ स्टोर प्रोसीजर। व्हाट इट डज इज कि ये इस पूरी की पूरी जो ये आपने ये जो क्यूरी रन की है ना, इसको एक वेरिएबल के तौर पे वो रन कर ले, उसको स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल cd as ठीक है। अच्छा, अब और मुझे वैसे पहले चला के देखने में, मुझे भी अभी एग्जैक्टली सी तरह याद नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE1, does it run? नहीं, from, oh sorry, .CTE1 test1। एक सेकंड गाइस, इसकी नहीं वन सेकंड, मुझे इसका जाना वो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया सिंटैक्स। Oh yeah, sorry, it should not be CT, it should be with, or it should be ST। Yeah, अब आप ये, अच्छा, now what's happening is this is going to run as a single chunk of code, ठीक है? But the provision that you get over here is that now you can perform what you could not perform over here. So what I mean by that is now you could actually do something like this. I will remove sales order ID. My product ID को भी for the time being, I'll just remove it. I'll just use buckets. अब देखें इसने, it has allowed me to call buckets. ठीक है, and I would just use line total। ठीक है, and I would actually sum up the line total, and then I would group it by buckets। And if I run this CTE, तो अब आप देखें कि it's going to give you the answer। ये कितने लोगों को बात समझ आएगी? Or if somebody has a question कि कैसे किया है, या did you guys understand this? Sir, kindly repeat कर दें please। तो ये आया क्या है, रिजल्ट क्या है? आगे रिजल्ट्स में लाइन टोटल्स को ऐड करके उनको ग्रेड बकेट्स के हिसाब से उनको मतलब अरेंज कर दिया। Absolutely। बैड सेल्स को ऐड कर दिया इन्होंने, सम अप बैड सेल्स। जी, देखिए हमने क्या किया था यहाँ पे, what we did over here in this piece of chunk is हमने यहाँ पर एक अदद केस स्टेटमेंट लगा के बकेट्स बनाई थी। ठीक है, अब इस कैटेगोरिकल वेरिएबल की बेसिस पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि बैड सेल्स का सम टोटल कितना है या एवरेज टोटल कितना है, गुड सेल्स का कितना है, और
एक्सीलेंस रेट्स का कितना है, और ये इन बकेट्स के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। आई कांट डू दैट इन दिस कोड ओवर हियर। तो मैंने किया ये है कि मैंने इसके साथ एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज किया, CTE कहा जाता है, ठीक है। एंड व्हाट अ CTE डज इज कि उसने इस पूरे एक्सप्रेशन को ना एक नाम दे दिया जिसका नाम है test1. So when I wrote with test1 as this whole chunk of code, so now it becomes, so this whole chunk of code and its result जो कि ये आ रहा है यहाँ पर, is now stored within test1. Now I can actually call test1 again as a separate query. और उसके ऊपर फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसके ऊपर ग्रुप बाय लगा सकता हूं। तो जब मैं इसको पूरे को रन करता हूं तो then it actually gives me this answer because I wanted to see per bucket कि मेरी sum of line total कितनी थी। I could change it to average as well. What is the average line total per bucket? इसको ऐसे करते हैं, एवरेज भी कर देते हैं और साथ में सम भी कर देते हैं। कॉलम नेम दे देते हैं एज सम टोटल एज एवरेज टोटल। ठीक है। So now I know per bucket what is my sum total and what is my average total. You can round it to 0 as well. अच्छा हाँ, सिटीज के अंदर ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसका अच्छा इसके ऊपर राउंड नहीं चलेगा, सॉरी माजरत, मैं जस्ट फॉरगॉट, आई कांट राउंड इट टू दिस, बट अगेन यू देयर आर अदर प्रोसीजर्स जिनके जरिए भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि आप लोगों को ये चीज समझ आइए कि हाउ हैज दिस हैपेंड एक्चुअली। सर इसके ऊपर राउंड क्यों नहीं चलेगा, ये नहीं समझ आया। मैम वो उसकी वजह ये है कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर जो है ना राउंड नहीं चलेगा, इसके ऊपर एक और फंक्शन चलता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊं। हाँ जी, वो बिकॉज दिस इज स्टोर्ड प्रोसीजर दैट्स व्हाई इसकी फिर थोड़ी सी मोडालिटीज डिफरेंट होती हैं। जी गाइस, इज दिस क्लियर? ये जो भी किया है हमने फ्रॉम द स्टार्ट, इज दिस क्लियर? और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। सर ये जो टेस्ट 1 हमने अभी लिखा है ये सिटी प्रोसीजर है, तो इसको नाम हमने टेस्ट 1 का दिया है। जी, तो ये बेसिकली एक कॉलेबल टेबल बन जाता है, टेम्परेरी कॉलेबल टेबल। इसका मैं नाम जो है वो आई कैन चेंज इट टू मोशन एक्चुअली इफ आई वांट टू। वेरी गुड। Still going to give me the same results. It's a name, right? ओके सर। ठीक है। So this was everything from the, खैर CTs भी मैं नहीं करवाता जनरली, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल है कि आप लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है कि व्हाट इफ के रिजल्ट्स तो मेरे पास आ गए हैं, बट हाउ टू फर्दर प्रोसेस them। इनको अगर मैंने SQL के अंदर, एक तरीका तो ये देखें सिंपल सा ये है कि ये जो रिजल्ट आता है ना, आप इसको SQL में ले जाएं और SQL में ले जाकर जो है बेसिकली आप इनके ऊपर जो है ना वो आप पिवट लगा लें, तो ये आपके पास एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी ये जो हमने यहाँ पर बनाई है। लेकिन हो सकता है कि आप इसको ना ले जा सके एक्सेल के अंदर, हो सकता है आपने इसको डायरेक्टली डंप करना हो किसी पावर BI के जो है ना मॉडल के अंदर। अब उस केस में आप पावर BI के अंदर भी जो है ना वो लगा सकते हैं, बेसिकली आप पिवटिंग कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप पावर BI के अंदर पिवटिंग करेंगे तो वो कंप्यूटेशनली कॉस्टली हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो चीज भी हम SQL प्रोसीजर्स के अंदर कर सकें वो यहाँ पर ही करके डेटा को आगे पुश करें। अच्छा, इसमें एक सवाल आया जी सुहेब का कि जी एल्स और एंड को एक्सप्लेन करें। अच्छा सुहेब, आपको यहाँ तक क्लियर है, इस जगह तक?
अच्छा, इसके बाद ये है कि देखें एल्स की स्टेटमेंट जो है ना, ये नॉन मैंडेटरी स्टेटमेंट है। इस एल्स की स्टेटमेंट वैसे इफ स्टेटमेंट्स में डाली क्यों जाती है? पहली बात ये, वो इसलिए डाली जाती है कि अगर तो ये सारे सिनेरियोस पूरे हो गए, ये जो मैंने 3 केसेस लिखे हैं, तो फिर तो इनके साथ ये लेबल लग जाएगा। लेकिन अगर कोई सिनेरियो रह गया तो वो एल्स में कवर हो जाएगा। पहली चीज, अगर मैं ये ना भी डालूं ना, if I don't put this in, it's still going to run, the code is still going to run. See, मुझे कोई एरर नहीं दिया इसने, कोई रेड मार्क नहीं आ रहा, मैं इसको रन करूंगा तो ये फिर भी आ जाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं आप, why is it nominating it as null? Can anybody answer that? ओके सर, आपने ग्रेट सेल्स को डिफाइन नहीं किया। नहीं, ग्रेट सेल्स को बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है, या आप यूं भी कह सकते हैं नथिंग इज असाइन्ड टू इट, बिल्कुल ये बात भी है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो वैल्यू है ये इन तीनों बकेट्स के अंदर नहीं गिर पा रही। यस, ये 3 डिफाइंड है, इनके अलावा जो वैल्यूज हैं वो डिफाइंड नहीं है। जी, तो वो जब हमने एल्स की स्टेटमेंट यूज ही नहीं की, तो फिर वो फिर नल दिखाएगा, बिकॉज यू डिड नॉट पुट अ बकेट टू इट। तो इसीलिए हम इस चीज को कर्टेल करने के लिए एल्स की स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि एल्स ग्रेट सेल्स। क्योंकि ये ग्रेट सेल्स क्यों है? ये ग्रेट सेल्स इसलिए क्योंकि उससे नीचे की जितनी सेल्स हैं उसके मैंने सिनेरियोस पूरे कर दिए। I've already looked after them, I've already put them or put procedures in place के जो इस ग्रेट सेल्स के अलावा की सेल्स है वो किसी ना किसी बकेट में गिर जाए जाके। ठीक है, so that is why else statements are useful, they can be useful. अब उसके बाद एंड का आपने पूछा, एंड इसलिए कि एंड डालना यहाँ पर लाजमी है। अगर आप एंड नहीं डालेंगे तो द केस स्टेटमेंट वुड नॉट बी एबल टू रन, बिकॉज द केस स्टेटमेंट को ये बताना लाजमी होता है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है, बाय पुटिंग इन द केस कीवर्ड, एंड यू नीड टू टेल इट कि वेयर इट इज एंडिंग बाय गिविंग इट द एंड कमांड। और उसके बाद आपने कहा कि एंड एज, सो एंड एंड एज आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। एंड मींस कि ये केस स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो गई, एंड एज मींस कि अब ये जो पूरा का पूरा चंक है इसका नाम होगा एज बकेट्स। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज स्टिल गोइंग टू रन। लेकिन आप ये देख रहे हैं नहीं, इनफैक्ट माय अपॉलॉजीज, ना फर्क पड़ेगा, इट इज गोइंग टू मैटर। सो हमने इनफैक्ट एज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एज डालना लाजमी है इसके स्टेटमेंट को। एज अगर मैं नहीं डालूंगा तो इट विल नॉट बी एबल टू यूज द बकेट्स ओवर हेयर, क्योंकि अगर मैंने इसको नाम ना दिया तो फिर देन हाउ वुड आई बी एबल टू कॉल द बकेट्स ओवर हेयर इन द अदर स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो एज जो है ना डालना या उसको एलियस करना जो है वो लाजमी, तो इसलिए जो है ना दैट्स व्हाई आई पुट इन द एज। सॉरी, मेरे ज़हन से एकदम निकल गया था कि मैंने एज जो है ना वो मैंडेटरी है नॉन मैंडेटरी। तो डज दैट क्लेरिफाई सोहेब? ये क्लियर हो गया? ओके ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज द एसक्यूएल पार्ट। ये मैंने कहा ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, इनको मैं कवर करवा दूं। आई होप ये आपको यू फाइंड देम यूजफुल। सो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू मूव टू द स्टैटिस्टिक पार्ट। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टार्ट्स पढ़ी हुई है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली स्टडीड स्टार्ट्स फॉर्मली और इनफॉर्मली? चाहे 15 साल पहले भी पढ़ी हो, नो नॉट अ प्रॉब्लम। सर यूनिवर्सिटी लेवल पे एक कोर्स था, बहुत पुराना, सर पढ़ी है 10 साल पहले। सर पढ़ी हुई है more than 10 years before। यस सर। ठीक हो गया, तो काफी सारे लोगों ने पढ़ी, सी अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, ये जिन लोगों ने हैंड रेस किया, ये सवाल है या ये बता रहे हैं कि मैंने अपना लाइक स्टार्ट्स पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है सर। अच्छा, ठीक हो, ओके, ऑलराइट। अच्छा, हम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ यू कैन से लाइक अ क्रैश कोर्स इन स्टार्ट्स। दिस इज अगेन नॉट द कंप्लीट स्टार्ट्स दैट you might need handy when you are actually working as a data analyst, but it is a start. ठीक है,
और ये मैंने क्यों डाला है सेक्शन, ये मैंने एक्चुअली इस वजह से डाला है कि मैंने टू बी ऑनेस्ट जितने भी डेटा एनालिस्ट के या मतलब डेटा एनालिस्ट के मैंने जितने भी कोर्सेज देखे हैं अच्छे कोर्सेज, उन सब के अंदर जो है ना स्टेटिस्टिक्स का एक मेजर कंपोनेंट जरूर होता है। और उसकी वजह यही है कि आपने डेटा को बेसिकली इफ यू वांट टू लुक डीपली इनटू द डेटा, प्लस इफ यू वांट टू हाइपोथेसाइज एंड देन टेस्ट दोस हाइपोथेसिस, अगर किसी किस्म की ए/बी टेस्टिंग करनी है तो स्टैटिस्टिक्स इज एक्चुअली गोइंग टू कम इन फेयर प्ले, मैंने मतलब उसके काफी ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो इसलिए जो है इट इज इम्पोर्टेंट कि जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता हो, और उसके ऊपर देन यू कैन बिल्ड अपॉन व्हाटएवर यू वांट टू बिल्ड अपॉन। सर जो हम कुछ चीजें यूज करते हैं जैसे वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिक, यूनिट पर प्राइस, यूनिट पर वॉल्यूम, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी? यूनिट पर वॉल्यूम, यूनिट पर प्राइस और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, लेकिन मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस, उसके अलावा आपके आउटलायर्स, कर्टोसेस और मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस। ये बिजनेस फोरकास्टिंग में नेक्स्ट क्लास में कवर होंगी ये सारी चीजें? आपने क्या क्या टॉपिक्स बताए हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेड, न्यूमेरिक और यूनिट पर प्राइस, वॉल्यूम, यूनिट पर प्राइस, इस तरह की चीजें जो होती हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं। अच्छा मैम देखें, ये जो है ना ये एग्जैक्टली एज यू सेड कि ये बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके ठीक है ना। हाँ अच्छा, इसमें अब आपने डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम लिया, डिस्ट्रीब्यूशंस हम कवर करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आई डोंट नो कि आप उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करनी है जिनकी मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वेटेड एंड न्यूमेरिक नहीं, ये आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं वेटेड और न्यूमेरिक, प्रॉब्ली आप ये कह सकती है न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। ओके ठीक है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि जी डेटा या डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इज आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इनटू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर कम्स आफ्टर। अच्छा, so these are the topics that we are actually going to cover. It's going to be simply the mean, median and the mode. Both ही simple से concepts हैं ये, लेकिन extremely important. Variance and standard deviation, data में outliers क्या होते हैं, उनसे क्या problems cause होती हैं, skewness क्या चीज होती है, population और sample में क्या फर्क होता है, distributions जो हैं data की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अलावा जैसे कहते हैं ना, मेरा मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपने स्टैंडर्डाइज करना हो या जी स्कोर्स यूज करने हो वो कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, मेरा मतलब कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक तो होता है ना कि करना कैसे है, लेकिन एक दूसरी बात ज्यादा जरूरी आई थिंक उससे ये है कि आपको ये पता हो कि आप एक काम कर क्यों रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी है। उसके अलावा सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या क्या चीज़ है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में तो आई थिंक लाइक जो सारी की सारी जो आपकी स्टेटिस्टिक्स की जो लाइक नॉलेज एरिया है वो डिपेंडेंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए जो है बेसिकली कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, हाउ डू यू सेट अप अ हाइपोथेसिस, पी वैल्यू क्या चीज होती है, पी वैल्यू अगर हम एक छोटी सी रिग्रेशन रन करेंगे और फिर उसके अंदर मैं आपको कुछ की केपीआईज बताऊंगा जो कि देखने से आपको पता लगेगा कि क्या आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग का हाइपोथेसिस। एक सेकंड गाइस चलिएगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि द मीन, द मीडियन एंड द मोड, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। कोई मुझे बता सकता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है? Of course they are the mean and the median and the mode, but what do I mean by the measure of central tendency? I would say that they revolve around जैसे एक न्यूक्लियस होता है तो उसके अराउंड आपकी जैसे एटम्स वगैरह होते हैं, तो इसी तरह जो डेटा है जो है वी डिफाइन अ सेंट्रल लेट्स से वैल्यू या वो जो भी क्वालिफायर होता है, और उसके अराउंड हम डेटा को देखते हैं कि वो चाहे उसमें से हमने जो भी ये वैल्यूज निकाली वेदर द मीन और द मीडियन और मोड, तो इट हैज टू रिवॉल्व अराउंड अ सर्टेन सेंट्रल फिगर।
बिल्कुल ठीक है। सो आई मीन किसी भी डेटा की सेंट्रल जो सेंट्रलिटी है उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मेजर किया जाता है, जिन की 3 किस्में, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, फिर देन देयर आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि वो डेटा बिखरा हुआ कितना है। सो सर दो ग्रुपिंग कर देता है, बेसिकली ग्रुपिंग कर देता है, आपके जहन में ग्रुप्स बना देता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ इट, व्हाट इज मोर फ्रीक्वेंट। बिल्कुल इस तरह ग्रुपिंग ना कहें, आप ये कह लें कि जहन में नहीं बल्कि आपको विजुअली दिखा देता है कि विजुअली दिखा देता है। ये बेसिकली कि आपके डेटा के सेंट्रल पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है ना, आपका यानी कि डेटा की जो सेंट्रलिटी है वो कहाँ पर लाई कर रही है, और ये भी हम करके भी देखते हैं। फिर उसके अलावा वेरिएंस जो है और स्टैंडर्ड डिविएशन, आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो हैं, और रेंज जो है, नॉट टेक्निकली कर्टोसिस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आउटलायर्स के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन आउटलायर, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और रेंज जो है ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हैं। एक है वो, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि डेटा के अंदर सेंट्रलिटी क्या है, फिर उसके बाद उस डेटा के अंदर बिखराव कितना ज्यादा है, वो फैला हुआ कितना है। सो वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से निकलता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें लेट्स स्टार्ट विद द मीन। ठीक है ना, सो द मीन फेयरली सिंपल, सबको पता है, एवरेज हम निकालते हैं। इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स जिनकी आप मीन निकालना चाह रहे हैं बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं सवाल से पूछना चाहूंगा वो ये है कि ये एक नोटेशन यूज हुई है एक्स बार की, और ये एक नोटेशन यूज हुई है म्यू की, या यू कह लें या म्यू कह लें, से म्यू कहते हैं। इन दोनों, ये दोनों मीन ही है, ये दोनों मीन के फॉर्मूला है। अगर आप ये देखें, ये भी मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला which is all the values divided by n, and this formula which is x bar equals to summation x। summation का मतलब ये है, ये summation x का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पर ये जो लाइक स्टोरी लिखी है, ये इसके अंदर जो है ना समेटी हुई है। ठीक है, सो ये दोनों एक ही चीज है, बट इस फॉर्मूला के अंदर और इस फॉर्मूला के अंदर क्या फर्क है? ये सर जो म्यू एक्स बार होता है, एक्स बार बेसिकली सैंपल मीन आपका मेजर करता है, और म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन मेजर करता है। एब्सोल्युटली। सो म्यू जो होता है वो बेसिकली पॉपुलेशन की मीन होती है, और म्यू जो है वो जनरली अनऑब्जर्व्ड होता है। और आप एक्स बार यानी कि सैंपल की जो भी आप पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एक्चुअल में स्टैट्स की सारी गेम क्या है, स्टैट्स जो है वो आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू पैरामीटर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ओके, बाय यूजिंग the parameters that you calculated in the sample. That is all. That's the beauty of statistics. That is what it allows you to do. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग ये जो कोविड के रेट्स हैं या डेंगू के जो रेट्स हैं, हर रोज पता लग रहा था कि जी कोविड की जो है ना 3% इस वक्त जो है ना इन्फेक्शन रेट है, या 4% है, या 5% है, तो हाउ डू वी कलेक्ट दिस डेटा? कैसे दुनिया में कलेक्ट होता जितनी है? भी कंट्रीज हैं, दुनिया में जितनी भी हाँ। कंट्रीज हैं उन सबका स्टैटिस्टिक्स लेते हैं ना, बेसिकली द एंटायर। बिल्कुल ठीक है, चले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में क्या रोज जो है हर जो है ना, मतलब हर इंडिविजुअल की नाक में स्वाब डाला जाता है और टेस्ट किया जाता है कि यार ये इसको कोविड है या नहीं। नहीं सर, सैंपल लिया जाता है, छोटा सा सैंपल लिया जाता है, उससे फिर इवेंचुअली Absolutely. So what you do is कि you have this whole population, you have this pop, ठीक है? You take a representative sample out of it. When I use the word representative, that has a meaning to it, because representative होने के लिए sample के representative होने के लिए the sample has to tick off certain conditions. वो क्या है? I'll explain them later. ठीक है? लेकिन out of a population you take a sample, you test दी सैंपल कि जी इनको जो है बेसिकली कोविड है या नहीं है, एंड बाय दैट यू गेट लाइक अ सैंपल पैरामीटर और अ मीन और अ स्टैंडर्ड डिविएशन और अ वेरिएंस और व्हाटएवर, and on the basis of that sample parameter that you collect you can then infer कि जी पूरी पॉपुलेशन में जो है ना ये रेट है या नहीं। सो लेट्स से कि अगर सैंपल के अंदर जो है ना 3% जो है ना रेट आया है, तो आप इसके ऊपर जो है ना फिर आगे सर्टन जो है ना वो कंट्रोल लगाएंगे कि जी इसमें प्लस माइनस लाइट से
0.02% का जो है ना बेसिकली एरर रेट है, 0.02% का एरर रेट है। तो इफ दिस इज 3%, then the actual rate of infection in the population is, let's say, 3% minus 0.02 or 3% plus 0.02. ठीक है? So that is why you have these two different notations. So you have the population, parameters, and then you have the the sample parameters. अच्छा, उसके बाद जी the median. The median is the middle score for a set of data that has been arranged in order of magnitude. When you're trying to find this in Excel, you don't really need to care about कि ये arrange भी हुआ या नहीं हुआ. All you just need to do is कि आप अगर median का formula call करें तो आपको data का जो central point है वो बता देगा. कैसे बता देगा? By first of all sorting all the values and then telling you कि यार इस assortment के middle में जो वैल्यू आ रही है वो ये है. ठीक है? अच्छा, अब व्हाट इफ के माय क्वेश्चन टू यू, अगर आपकी असॉर्टमेंट जो है वो ऑड है, यानी कि वो ऑड नंबर्स हैं, तो क्या मिडल में एक वैल्यू आएगी या मिडल में दो वैल्यूज? मिडिल की दो वैल्यूज की एवरेज हो जाएगी. वो उस केस में होगा अगर आपके पास अगर आपकी जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं वो इवन है, इफ देयर इवन. इवन में सर दो का सम होता है और ऑड में एक. सर ऑड में एक होता है. ऑड में एक होता है, इवन में दो का सम लेके आप एवरेज ले लेते हैं. ठीक है ना? आप एक्चुअली उन दो वैल्यूज की एवरेज लेते हैं और वो आपका मिडिल पॉइंट होता है. ठीक है? सो और मोड जो है इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग पॉइंट और स्कोर इन योर डेटा सेट. अच्छा, अब व्हाई आर देयर दीज थ्री measures of centrality? एक से क्यों नहीं काम चलता? Because it has been observed over time कि इनके अपने pros and cons हैं. ठीक है? The mean itself is a very good measure of centrality, but the problem with the mean is कि इसमें अगर आपके डेटा में outliers हों तो mean जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. The mean gets extremely affected by any sort of outliers in your data. ठीक है? Whereas the mode is lesser affected by any sort of outliers in the data. अब ये outliers की मैं क्या बात कर रहा हूँ? What is this? What is this outlier? Business that I'm talking about. अगर हम ये Excel की फाइल खोल लें जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, तो let's just try to see कि क्या फिनोमेना है. सर ये आपने शेयर की थी फाइल ग्रुप में शेयर की थी. अच्छा, इसमें से एक प्लीज काइंडली अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं 1 डाइस के ऊपर जो पड़ी हुई हैं इनको प्लीज डिलीट कर दें और इनको सेव कर लीजिएगा फिर फाइल को. एंड वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस ओवर हियर. तो सब लोगों ने खोल लिया जी? जी guys, has everybody opened up this Excel file? जी सर. अच्छा, ठीक है गाइस, बस एक सेकंड में शुरू कर. अच्छा, ओके.
So when I said कि जो है ना मीन जो है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है by any sort of sorry, mean is the most affected by any sort of outliers. What did I mean by outliers? ठीक है ना, तो try to understand कि this is the most optimally distributed data, जो है जिसको normal distribution कहा जाता है। आप सब लोगों ने normal distribution का नाम सुना हुआ है? You guys understand what a normal distribution is? जी सर। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना पसंद करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? Anyone who can explain the concept of normal distribution? सर नहीं पता। नहीं, अच्छा, okay. अच्छा, normal distribution is actually, it's if your data is structured in a particular way, which is this way. ठीक है ना? This way, अगर आपका डेटा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली जाए और उसका स्ट्रक्चर जो है वो यूं हो, ठीक है, so this is called a normal distribution. And where do we get this structure from? We actually get this from consistent experimentation. So Jana, over the period of time, statisticians, physicians और जो लोग भी basically किसी किस्म की भी रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, वो ये देखते हैं या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है, जहां पर आपका जो मीन है दैट लाइज ओवर हियर and 68.2% of your data would either be on the left hand side of the mean or the right hand side of the mean, या फिर एक स्टैंडर्ड डिविएशन अवे होगा। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट का मैंने जिक्र किया, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, वो एक मेजर ऑफ वेरिएंस है, लेकिन उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई विल नॉट गेट वेरी फार इनटू दिस वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अभी हम जो है ना बेसिकली सिर्फ आउटलायर्स की बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं इस डेटा को विजुलाइज करूँ, if I just visualize this data, तो आप ये देखें कि if you look at this, तो this is a distribution, right? Let me actually just put it over here. ये देखें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या इन दोनों शेप्स में आपको किसी किस्म की सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, कर्व लाइक सो हम ये में बन सकता है, कर्व Sorry, बना क्या सकते हैं, हाँ जी, कर्व बना सकते हैं हम नेक्स्ट वाले टेबल में भी कर्व बना सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये क्या है? तो ये नेग्लिजिबल है, तो ये आउटलायर्स है। ये आउटलायर्स Exactly, that's what I'm saying. They are negligible. I mean, I don't know if they're negligible or not. ये भी मैं ascertain नहीं कर सकता. They will, हाँ जी, they could or could not be impacting. ये multiple चीजों पर dependent है. ये चीज कर्टोसिस के ऊपर है. उसके अलावा कितनी ज्यादा है, ये कितनी लंबी लाइन है. लेकिन the point is कि ये actually मैं identify करना चाह रहा हूँ कि ये इनको हम कहते हैं outliers. ठीक है. और ये outliers इसलिए हैं because they are far away, very far away from the actual mean of the data, जो कि यहाँ पर कहीं पे लाई कर रही है, इस जगह पर, ठीक है। और when you are actually अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल्स की बात करें, या मशीन लर्निंग लॉगरिथम्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहली चीज जो रिमूव कराई जाती है वो आउटलायर्स कराई जाती है, ठीक है ना। उसकी वजह यही है कि आउटलायर्स जो हैं वो आपकी जो ट्रू मीन है डेटा की, उससे आपको खिसकाएगी। यानी कि जाहिर बात है, जब आउटलायर होगा, लेट्स से कि आपका आउटलायर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, इस साइड पे, तो आपकी जो मीन है वो जो है ना बेसिकली ट्रू मीन से खिसक के इस साइड पे होना शुरू हो जाएगी। और यही वो प्रॉब्लम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है इन आउटलायर्स की वजह से, वेयरएज जो मोड है वो एवरेज से कम इंपैक्ट होता है आउटलायर्स की वजह से, ठीक है। सो ये वो आउटलायर्स हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। ये अभी छोटे हैं लेकिन ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर इफ आई गो बैक टू द स्लाइड्स, तो अब हम थोड़ा सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात कर लेते हैं। यही विजुअल आपने वहां पर भी देखा है, और हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का भी जिक्र किया था और वेरिएंस का जिक्र किया था। ये क्या चीजें होती हैं? सो द वेरिएंस
I mean, theoretically, the variance is the average of the squared difference from the mean. यानी कि अगर आप फॉर्मूला को देखें, so it's simply the average of the squared difference from the mean. But actual में क्या होती है? Variance is simply जब आप ये मेजर करते हैं कि आपकी एवरेज वैल्यू के अंदर और हर डेटा पॉइंट के अंदर कितना फर्क है, इसको वेरिएंस कहा जाता है. That is it, in simple words. And what is standard deviation? उसी वेरिएंस को जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है. और जो एक्चुअल मेजर जो है ना, जो वेरिएंस का या डिस्पर्जन का यूज किया जाता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन. जी सर, आपको क्वेश्चन है हरीश साहब? सॉरी. ठीक है. सो ये जो है ना, वही वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है. कैसे बन जाती है मैं भी आपको दिखाता हूँ. सर एवरेज मीन से कितना, एवरेज का मीन से कितना डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं, एवरेज और मीन एक ही चीज है. नहीं तो आपने क्या बताया वेरिएंस? मैंने वेरिएंस का ये बताया है कि हर डेटा पॉइंट का एवरेज से कितना फर्क है. ओके, सो द लेसर द वेरिएंस, द लेसर द मिस्टेक्स इन द डेटा. The lesser the variance, the lesser farther away every data point is from the average. ठीक है. तो सर एक्यूरेसी कैसे पता, एक्यूरेसी भी पता चल सकती है वेरिएंस से? Variance, when you say accuracy, what do you mean by that? How accurate is the data? देखिए, वेरिएंस जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमेना है. अगर आपकी एवरेज निकलेगी ना तो वेरिएंस तो निकल आएगी, क्योंकि एवरेज बनेगी उस वक्त जब कुछ वैल्यूज ऊपर होंगी और कुछ वैल्यूज नीचे होंगी. ठीक है. लेकिन इसको मोस्टली इसको इस तरह से नहीं हो सकता, बिकॉज जो क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था, द डेटा एक्यूरेसी विल आल्सो बी मेजर्ड कि हमारा जो ओवरऑल डेटा है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशंस कितने आ रहे हैं. सो लेट्स से इफ द डेटा इज स्प्रेड एट अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1, that means के the overall data set के पास जो sample है, it is quite representative of the overall population. But if the let's say standard deviation बहुत ज़्यादा आ रही है, that means के data is skewed. So then you would say that yes, maybe the sampling is not an accurate representation of the overall population. Again, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं जो I think I would probably want कि आप ठीक कर लें. एक तो ये है कि देखें, अगर लेट्स से इफ द डेटा इज 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे ना, तो दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि दैट डेटा इज करप्टेड. दैट इज ओनली द नेचर ऑफ द डेटा, क्योंकि उसके अंदर कुछ डेटा जो है वो बेसिकली बाहर की तरफ होगा ही होगा. अगेन मैं फिर वही बात करता हूँ कि वेरिएंस तो होगी. अगर वेरिएंस होगी तो एवरेज निकलेगी ना. अगर वेरिएंस ही नहीं होगी तो एवरेज कैसे निकलेगी? क्यों? क्योंकि देखें, लेट्स से जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट लाइक दिस. You have these data points. ठीक है. Hypothetically मैं ऐसी बात कर रहा हूं और इनके दरमियान में से एक लाइन गुजरी which is the average line. ठीक है. अब what if you all of your data points are like this? So there is no variance. Your data points are actually the average. So वेरिएंस तो जरूरी है, वेरिएंस होगी तो एवरेज निकलेगी. नहीं, वो बात समझ आ गई है. द पॉइंट आई बिलीव जो जिस पर डिस्कशन ये हो रही थी कि वेदर द डेटा सेट जो आपने सैंपल लिया हुआ है, is it a good representation of the population or not? Of course, whenever you're taking a data, it has to have certain level of deviation, तभी आपका उसका एवरेज है, वो तो बिल्कुल क्लियर है. बट लेट्स से कभी कभार ये भी होता है ना कि सैंपल आप ले रहे हैं और वो उस सैंपल के रिजल्ट्स जो होते हैं वो इतने स्क्यूड आते हैं, दैट मींस के प्रोबेबली आपकी जो सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी थी वो करेक्ट नहीं थी. दैट्स वेयर you need to see कि हाँ कि ओवरऑल जो डेटा प्रोजेक्शंस आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो स्क्यूड हैं या बहुत ज्यादा लेट्स से 3 डेविएशंस अपार्ट है, 4 डेविएशंस है. सो आई बिलीव दैट वाज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर. जो आप बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है. वो आपने कहा है ना, डेटा पॉइंट्स दूर होते हैं तो वो मीन को खिसकाते हैं. जी तो जी. अगर डेटा पॉइंट्स करीब होंगे तो मीन नहीं खिसकेगा, तो इट्स गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था. लेट्स से कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी लेट्स से कि आपका ये वाला जो सेक्शन है
ये बड़ा है, यहाँ पर ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, वो ऐसी बन जाएगी यूं। यस सर, आपका मीन किसका, तो आपका थोड़ा सा डेटा एग्जैक्टली इनएक्यूरेट हो गया, आपको मीन नहीं मिल रहा, सही जी। तो फिर जो पॉपुलेशन देखें, जो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी जो सैंपल की मीन थी, सैंपल की जो मीन है और जो ट्रू पॉपुलेशन की मीन है, ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है, उन दोनों में फर्क आ गया ना। अब आपका जो एवरेज है वो यहाँ बन रहा है, जबकि जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज यहाँ पे बन रहा था। जी सर। ठीक है ना, विच मीन्स कि आपकी जो आपका जो आपने जो पैरामीटर निकाला है अपने सैंपल की बेस पे वो गलत निकाला है। यस सर। ठीक है, तो इट यू आर राइट, इट एक्चुअली डज मैटर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इसी वजह से ये ग्राफ दिया गया है कि आपको जो है ना 68.2% ऑफ द डेटा जो है ना वो पहली स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस और माइनस के अंदर हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 95.4% जो है वो -2 +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर डेटा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल द वे टिल 3rd स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, यहां Yes, तक किसी का कुछ सवाल? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? ओके, अच्छा, अगर हम यही कुछ एवरेजेस और स्टैंडर्ड डिविएशंस जो हैं और वेरिएंस जो है वो इस एक्सेल की फाइल में निकालने की कोशिश करें। हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर मैंने सेटअप की हुई है जो है ना एग्जांपल्स, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इट मैनुअली। पहले मैनुअली करते हैं और फिर फॉर्मूला से भी करेंगे। अच्छा, सो गाइस काइंडली इनको भी रिमूव कर दीजिएगा, ये मैं सॉरी इनको क्लीन करना भूल गया था। ये आपके पास भी जो है ना ये भरे हुए आ रहे होंगे, जस्ट रिमूव दीज ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू देखें। सो अभी पहले मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले आई वुड जस्ट लुक एट द एवरेज ऑफ द इंटायर डेटा सेट। ठीक है, इस डेटा सेट की मैं एवरेज पहले सबसे पहले देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएंस फिर कैलकुलेट करनी है बाद में। सो लेट मी जस्ट कॉल इन द एवरेज फार्मूला and then just use this. ठीक है, so I can see कि जो average है that is 26,729. अच्छा, अब if I look at the variance formula over here, so it is the x minus x minus x bar. So the x bar over here is the average, x is the actual data point. I'm talking about this one. So ये x क्या है? What is this x? This is the actual data point. And the x bar is the average of the data point, of the data, sorry, all the data. So what x bar over here represents is 20,729. तो मैं x minus x bar कैसे निकालूंगा? I will actually simply subtract these from each other. Sorry. 4. ठीक है, तो आप ये देख लेंगे नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही हैं। और उसके बाद इफ आई लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द फार्मूला, इट सेज यू नीड टू स्क्वायर दिस। कैन एनीबॉडी टेल मी इसको स्क्वायर क्यों करेंगे हम? पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन क्यों करना पॉजिटिव जरूरी है? why do we need to make it positive? पॉजिटिव तो मैं कर देता हूँ, ये डिवीजन पॉसिबल हो। सॉरी, दोबारा बोलिएगा सर, सो दैट डिवीजन इज पॉसिबल। आप पहुंच गए, लेकिन डिवीजन का लफ्ज नहीं, स्क्वायर रूट इस्तेमाल करें ना, इसका स्क्वायर लेना पॉसिबल हो, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर नहीं ले सकते, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मुझे इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, कि क्यों हम इसे पॉजिटिव कर रहे हैं? ठीक है ना, ओके। मतलब इसको स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए जब स्क्वायर रूट लेना होगा उसके लिए आपको पॉजिटिव करनी होगी वैल्यू। जी, ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिवीएशन का ये हिस्सा है। जी जी जी। मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज पास ही नहीं कर सकता, तो आई फर्स्ट
तो द वेरियंस का फॉर्मूला डिजाइन ही इस तरह है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसको स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देता है इन वैल्यूज को, ठीक है, ताकि ये फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले के अंदर एज एन इनपुट जा सके। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इट इज एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला स्क्वायर रूट, दैट्स ऑल। तो अगर ये स्क्वायर यहां पर ना हो और नेगेटिव वैल्यूज हो तो स्क्वायर रूट चलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। अब सो हमने ये स्क्वायर भी कर लिया, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूले का जो अपर हिस्सा है वो सॉर्ट ऑफ क्लियर, यू नो वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट। इसके साथ अब मीडियन भी निकाल लेते हैं और मोड भी निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए भी फॉर्मूला है, यू कॉल इन द मीडियन, देन यू सिलेक्ट ऑल द नंबर्स एंड आई सी के 26,234 का मीडियन है। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं कि इससे आपको क्या पता लगता है इन दोनों वैल्यूज को देखने से? आउटलायर्स इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हैं सही, राइट? यस हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़े से, इसी वजह से आपकी जो एवरेज है वो थोड़ा सा राइट को खिसक रही है। और यही चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी की थी। अगर आप ये देखें तो जब हमने ये बनाया था तो व्हाट डिड वी सी? वी एक्चुअली सॉ दिस दैट वी डू हैव आउटलायर्स ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि मीन को थोड़ा सा आगे खिसका रहे हैं, और मोड जो है वो क्योंकि कम इफेक्ट होता है तो वो अभी भी पीछे की तरफ है। यस, ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, जस्ट पेस्ट इट ओवर है। अच्छा, इसके बाद जी मोड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने मोड L1 इसलिए रखा है बिकॉज ये लिस्ट 1 में से मोड है, और मोड जो है इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यूज की बेसिस पे होता है। ओके, नो वरीज ज़ुहैब, आई कैन डू दैट। ज़ुहैब हमने किया ये है कि ज़ुहैब को थोड़ा सा कनेक्शन का एरर हो गया था, तो इसलिए मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। हमने बेसिकली क्योंकि वेरिएंस निकालनी है, ठीक है, सो द वेरिएंस का फॉर्मूला व्हाट इज इट? इट इज x माइनस म्यू या x माइनस x बार, और x बार इन दिस केस इज द एवरेज ऑफ द सैंपल, ठीक है। सो एन x इज द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो दो कॉलम्स हैं वो ये कर रहे हैं कि आई एम सिंपली subtracting every point data point from the average value, ठीक है, and that is how you get this, I'm forgetting this, and that is how you get this upper part, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर हम इसे स्क्वायर नहीं करेंगे तो हम इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकेंगे, बिकॉज स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, और स्क्वायर करने से ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। सो हम इनको स्क्वायर भी करेंगे। और ये स्क्वायर क्यों जरूरी है? फॉर्मूले के अंदर भी अवेलेबल है आपको कि स्क्वायर हमने करना ही करना है। ये देखें, इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, तो इट सेज कि you need to calculate all of these individual differences, which is the actual data point minus the average, and then you need to square it, ताकि ये नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं। डायरेक्टली नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि हम वही Directly चीज से स्क्वायर convert कर रहे हैं और फिर वही चीज स्क्वायर रूट कर रहे हैं। नहीं, हम वही चीज स्क्वायर नहीं कर रहे, हम नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करके पॉजिटिव कर रहे हैं और फिर उसको स्क्वायर बैक कर रहे हैं, सॉरी स्क्वायर रूट बैक कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर मैं इसको इस और अगर नेगेटिव को, -4 है, अगर -4 है, मैं उसको स्क्वायर कर रही हूँ 16 हो गया, और फिर उसको ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो फिर वो 4 हो रहा है। तो ये बेसिकली प्रोसेस का हिस्सा है ना। दिस इज एक्चुअली दिस। आप अच्छा, आप इसका ऑल्टरनेट क्या कहती हैं कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव -1 के साथ? नहीं, -4 को मैं 4 कर अज्यूम कर लूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इन मास अगर आपने ये करना होगा तो आप कैसे करेंगी?
ये तो आप एक नंबर कह रही है ना कि 16 4 है तो मैं उसको पॉजिटिव 4 कर लूं, लेकिन अगर Yes, sir. ये इतना बड़ा ऑपरेशन लगाना हो बहुत सारे नंबर्स के ऊपर, तो हाउ वुड यू डू दैट देन? फिर आप अज्यूम तो नहीं कर सकेंगे ना, फिर तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी ना एक्चुअली, सबको नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सब नेगेटिव्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसका मैं मतलब ठीक है, मैं मतलब आप उस तरह एक दो नंबर के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो है आप वो नहीं कर सकते, यू नो यू कांट डू इट लाइक फॉर सच अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा। अच्छा, व्हाट कमांड डू यू यूज टू स्क्वायर? अच्छा, मैं जी स्क्वायर करने के लिए यूज करता हूँ ये साइन यूज करता हूँ। सो आई सिलेक्ट द कॉलम और द सेल एंड देन आई यूज दिस यू नो एक्सपोनेंट साइन एंड देन आई पुट इन 2। सर ये कहाँ पर होती है एक्सपोनेंट साइन? आई कांट फाइंड इट। ये आपके कीबोर्ड में जो कीज की वैल्यूज हैं ऊपर, उनमें से किसी एक की के ऊपर वाली वैल्यू होगी। ओके सर, गॉट इट। और एट 6 नंबर, थैंक यू। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास जो है वी नाउ हैव दिस, आई होप जुहेब आपका ये सवाल क्लियर हो गया, यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ तक क्या किया। इसके बाद जो है मोड, लेट्स जस्ट कैलकुलेट द मोड। ठीक है, आई वुड यूज द मोड, just use mode multiple. So this is the mode for this value or these set of values and this is the mode for these values. क्यों? ताकि मैं दिखाना चाहता कि मोड जो है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। A mode just simply brings in the most repetitive values in a particular data set. अब यहाँ पर जो most repetitive value है that is 10,228, जो कि हमें ये नजर भी आ रहा है। It is repeating again and again. ठीक है ना, इसी वजह से ये मोड बन गया। मोड जो है जनरली मैंने कुछ गलत किया, आई थिंक, सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मैं एम यूजिंग मोड मल्टीपल, दैट्स व्हाई। इसे मोड सिंगल यूज करना है एंड मोड ओवर हियर वुड बी 10,228। आप ये देखें यहाँ पर ये हो रहा है इस्तेमाल और इट्स कमिंग आउट एज 10,229। ये जो है बेसिकली जनरली मोड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसके बहुत ही लाइक लिमिटेड यूज केसेस हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ ईदर एज अ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अब हमारे पास जो है बेसिकली वी हैव दिस मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो कि हमें ये फार्मूला जो है इसको फुलफिल करने के लिए चाहिए था। वी हैव द अपर पार्ट, ठीक है ना, अवेलेबल, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है, और नाउ वी नीड टू सम इट अप। ठीक है, इस सारे को सम करने की जरूरत है। I'm gonna simply sum it up, क्योंकि समेशन का साइन यूज हुआ है और क्योंकि हमने अभी पहले वेरिएंस निकालनी है, so that's why I'm just going to simply sum it up. And then I need the n-1. ये n-1 कहाँ से आ रहा है जी? ये यहाँ से आ रहा है। So कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर n और यहाँ पे n-1 क्यों यूज हो रहा है? Anyone? जी वहाब, सॉरी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैंने अभी आपका हाथ देखा। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मोड में मोड सिंगल और मल्टीपल और इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर मैंने कभी टू बी ऑनेस्ट जो है ना बहुत थॉरली यूज नहीं किया मल्टीपल, लेकिन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये दो वैल्यूज जनरेट करके आपको दे रहा है डेटा सेट में से। इसका मतलब ये है कि जो दो टॉप की वैल्यूज है ना, आई थिंक वो निकाल के दे रहा है आपको। देखिए मोड, सिंपल मोड भी आ रहा है नीचे ऑप्शन और उसके ऊपर वो येलो रंग का साइन आ रहा है। यस, हाँ उसका जी, क्या मतलब है? ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये प्रॉब्ली ये जो मोड है ये ऑब्सोलीट हो चुका है या कर दिया जाएगा। दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कंपैटिबिलिटी विद एक्सेल 2007 एंड अर्लियर। तो ये 2007 या उससे पहले के जो एक्सेल्स है उनके साथ कंपैटिबिलिटी के लिए, इससे बेहतर अब जो है ना वो ये आ चुके हैं मोड्स वगैरह। उन्होंने यकीन कोई ना कोई चीजें चेंज की होंगी बीच में। और फर्स्ट एमओडी, व्हाट इज दैट? दैट इज मोड और समथिंग एल्स? रिटर्न्स अ रिमाइंडर, दैट इज अ मॉड्यूलर, जिसे आपको मॉड कहते हैं। जो आप जब आप डिवाइड करते हैं तो जो नीचे बच जाता है मॉड जिसे कहा जाता है, ये वो है। ओके ओके। ओके,
अच्छा अब ठीक हो गया। अच्छा अब n-1 मुझे कोई बता सकता है इसकी क्या स्टोरी है? Well, n is for a number, and I think that's for population. n-1 is, I think, for sample. देखो ठीक है, बट why the -1? I don't know that much. अच्छा उसकी वजह ये है कि मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, ये जनरली जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो उनको ये पता होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए n-1 किया जाता है सैंपल के ऊपर, और जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसके अंदर n यूज किया जाता है। सैंपल के अंदर जब आप सैंपल के ऊपर जो है ना बेसिकली कोई भी काम कर रहे हो तो ये जो सैंपल का जो साइज है उसमें से एक माइनस करके जो है ना बेसिकली वो काउंट यूज किया जाता है, एंड that has to do with degrees of control, degrees of freedom, और that is like थोड़ा सा जरा complicated concept है, लेकिन n-1 ऐसे ही नहीं randomly किसी ने उठा के कह दिया कि n-1 कर देने, there is a reason behind it. So हमारे केस में what is going to be the n-1? It is going to be the count of our entire data set, ठीक है, -1. तो अगर आप ये देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाया है, so this is count -1. So this gives us 992. और जैसे ही आप यहाँ पे 992 डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास वेरिएंस आ जाएगी 94,664,088 की, और स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी 9,730 की, और साथ में ही आपका कैलकुलेट हो जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, माइनस सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं या नहीं? All you need to do is कि फर्स्ट एसडी और सेकंड 2 एसडी क्या है? 1 एसडी और 2 एसडी। जी मैं अभी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अभी सर मोहसिन काइंडली दानियाल को इन कर लें वो। जी मैंने कर दिया जी, मैंने अभी कर दिया, अभी किया, जस्ट डिड इट। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं जी? हैव यू रीच्ड दिस पॉइंट जहां पर आपके पास -ST, -2SD और ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आ रही हैं? सर काइंडली ये समेशन का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दें, वो कैसे आपने समेशन का फॉर्मूला मैंने यार कुछ भी नहीं किया। समेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना कि आप सम कर रहे होते हैं। समेशन बेसिकली नोटेशन है इस चीज की कि द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस साइन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन सारी वैल्यूज को सम कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको ये शायद कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कैसे इसने समेशन के जरिए सम किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मूले का ये पहले वाला हिस्सा है ना, ये xi - x बार रेज टू पावर 2, ये सारे का सारा हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया हुआ था सेपरेट, राइट? तो हमने सिर्फ उसको सम करना था, सम जो समेशन थी उसको एक्टिवेट करना था, तो वी जस्ट समड इट अप, दैट्स ऑल। और वो मैंने यूं किया, आई जस्ट समड इट अप। ठीक है जी? यस सर। अच्छा अब इसके बाद अगला सवाल ये था जी कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? अच्छा देखिए, हमने एक्चुअल में अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि हमें ये पता लगा है कि हमारे जो इस डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट की ये सारा डेटा सेट, इसकी जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 26,729। इसकी जो स्टैंडर्ड, इसकी जो वेरिएंस है वो ये वैल्यू है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 9,730 है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इज कि if this value is 26,729, so then one standard deviation, which is this part, ये वाला जो है, इसका जो इस जंप का जो साइज है is 9,730। Does that make sense? या नहीं? So can you repeat?
जी जी आई कैन रिपीट। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि एवरेज वैल्यू ये है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज द एवरेज वैल्यू, राइट? वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज 26,723. But where does this standard deviation value fit in? What I'm saying is that the standard deviation tells you that the jump between the average and the standard deviation, the first standard deviation, is how long? It is 9,730. So what is the unit for it? This is actually dollar value. So this is, so if my average is $26,723, so the jump between the average and the first standard deviation is $9,730. Got it, sir. जी क्लियर हुआ? जरीन आपको क्लियर हुआ? नहीं सर, ये 9,730 डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं है, दिस इज द साइज ऑफ द जंप. In fact, I think Mohsin, if we add the two figures, average जी, plus जी. 9,730, तो वो जो first SD में जो figure आ रही 36,459 वही आएगी. Absolutely. अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो I get what? 36,459, which is what? My first standard deviation, which is this point. So it's basically the difference between the first point and the average. Actually आपने बिल्कुल ठीक कहा था, डिफरेंस ही है, लेकिन मैं उसको डिफरेंस नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जंप का साइज है. दिस इज द साइज ऑफ द जंप, द स्टैंडर्ड डिविएशन जंप. ओके सर. मोशन इसका मतलब ये भी है कि मतलब मीन से इतना डेविएट है. जी, मीन से यूं कह लें कि मीन से पहली स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 9,630 या $730 दूर पड़ी हुई है. मीन 68% ऑफ दैट. हाँ जी. अच्छा, अब 68% आई वुड बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि अभी मैंने एक स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव निकाली है. नाउ आई नीड टू लुक एट दिस साइड एज वेल, द अदर साइड, द लेफ्ट हैंड साइड, और उसलिए -1D आपको यहाँ पे SD नजर आ रही है. तो उसके लिए मैंने क्या किया है? 26,729 minus 9,730. I get this value, 16,999. This one. So इसका मतलब ये हुआ कि 9,730 के डिफरेंस से ये जो जंप है स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसकी पहली पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो वैल्यू आती है वो 36,459 है, और नेगेटिव जो वैल्यू आती है, नेगेटिव फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो वैल्यू आती है, या जो थ्रेशोल्ड है जहां पे पहली स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो खत्म होती है, वो है कहाँ है? दैट इज 16,999. सो अब मुझे क्या पता लगा? इससे मुझे पता लगा कि 68.2% ऑफ माय इंटायर डेटा falls between these two values, 16,999, 36,457. ये क्लियर है जी? सर ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें मीन वैल्यू मिल जाएगी, अगर हमारे पास 1 SD है और -1 SD. इनको ऐड करेंगे तो मीन वैल्यू मिल जाएगी. इनका एवरेज हमें मीन दे देगा. अच्छा, मैंने कभी ये चीज टेस्ट नहीं की. पॉसिबली यस, मुझे नहीं पता. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट वैसे, टू बी ऑनेस्ट. बट व्हाई थिंक ऑफ इट लाइक दैट? अभी आप उस तरह क्यों सोच रही हैं? नहीं, आपने -1 SD बताया है, वो एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है ना? जी 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 जी. अच्छा, आप यूं पूछ रही हैं. सो यस, सो द एवरेज वैल्यू माइनस द 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस वैल्यू जो कि यहाँ पे मैंने निकाली थी, 16,999. ठीक है. अच्छा, अब सेकेंडली अगर मैंने सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी हो तो फिर मैं क्या करूंगा? इट इज सिंपली गोइंग टू बी माय एवरेज प्लस माय स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माय स्टैंडर्ड डिविएशन. सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि आई एम गोइंग 2 jumps away from over here till here and from over here till here. And what are the values over there? These are the values over there. 46,188
7,270. When I get to these thresholds, I can with a high degree of confidence say that 95.4% of my data lies between 7,270 and 46,188. Excuse me, sir. So these percentages, are these an assumptions? No, these are. So this is where it actually gets tricky because आप लोग ये कह रहे होंगे this is ऐसे लगता है कि this is a chicken and an egg problem कि जी ये हमारे पास परसेंटेजेस कहाँ से आएंगे, ठीक है? इसी वजह से मैंने हाँ जी इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि these percentages have been observed throughout the world over time, और इसी वजह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है टू स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आप जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि ये एस्टैब्लिश्ड परसेंटेजेस है। एस्टैब्लिश्ड कहाँ से हैं ये आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके सर, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल यहाँ तक और कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट नीड्स क्लैरिटी? ओके सो अच्छा, ये वैसे मैंने लंबे तरीके से आप लोगों को वेरिएंस और ये सारा निकलवाया है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी है, यू कैन एक्चुअली सिंपली just simply go ahead and do this. You can call var s for var for a sample, var p is var for a population, var s is var for a variance for a sample, and just simply select all of this. तो आपको वेरिएंस मिल जाएगी। So what is this value? 94,664,088. What is this value? 94,664,088. So both of them are actually giving you the same value. और इसी की जब मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी हो तो आई विल स्क्वायर रूट इट लाइक दिस एंड आई गेट 9,730, व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू जो कि हमने मैन्युअली निकाली। सो गाइस लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर बिकॉज मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों के ऊपर अनलोड कर दी। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, ऑल द डेटा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। जी मैरोश, इसका तरीकाकार ये है कि मैं वैसे कंट्रोल एंड शिफ्ट यूज करता हूँ। सो इफ आई एम ओवर हियर तो आई विल प्रेस शिफ्ट then press control and then the down key. Sir, how do you standard deviation formula? कैसे मैंने किया है इस्तेमाल? स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई फार्मूला नहीं है। No sir, you just squared it there, but there is also a formula for standard deviation. जी जी जी, देखिए सर वो फार्मूला नहीं है एक्चुअली, वो आपका वेरिएंस का जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के वो स्क्वायर रूट के अंदर बंद हुआ है। just look at this. Sorry to interrupt you sir, but I am asking about the standard deviation Excel formula. Excel formula, okay. देखें इसका मैंने फार्मूला जो है कोई नहीं यूज किया था, मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट किया इसको। Sir, if you type there equal to standard deviation, there's a formula in Excel. आप इसकी बात करें? Yes sir. How do we use it? We just simply use the standard dev s for the sample. तो आप ये देखें ये वही वैल्यू आ रही है। You can do it like this as well. तो आपने किसी डेटा सेट पे अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन लगानी है तो यू कैन या उसमें से कैलकुलेट करनी है तो यू कैन एक्चुअली डू इट लाइक दिस एज वेल। stdev.s वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। Okay sir, got it. ठीक है। So guys, break अभी लेनी है या should we delay it? Or do you have any questions? ले लेते हैं ब्रेक थोड़ी सी। सर वो मीडियन का एक दफा आप दिखा दें कि फॉर्मूला कैसे आपने निकाला था? मीडियन का फॉर्मूला, ओके, दिस इज द मीडियन फॉर्मूला। मीडियन और द एंड द इंटायर रेंज जिसके ऊपर आपने मीडियन निकालना। ठीक है सर। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इस सब का फायदा क्या है? Why do I need to know कि मेरी certain standard deviations पे कितनी जो है ना वो मेरे सैंपल में से कितना डेटा किन standard deviations के दरमियान में पड़ा हुआ है? So while you are on the break,
जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कि लेट्स से कि आपका बॉस आपके पास आता है और वो आके आपको कहता है कि यार मुझे तुम ये बताओ कि हाउ व्हाट पॉपुलेशन, तो अच्छा ये थोड़ा सा डेटा सेट में आपको पहले बता दूं कि ये डेटा सेट जो है ना ये कुछ स्टोर की सेल्स है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट की हुई। ये लोकेशन है, लोकेशंस के नाम है, ठीक है। अब या बल्कि इनफैक्ट अच्छा चलें, ओके, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, या इसी एग्जांपल को। आई विल शो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेथोडोलॉजी थ्रू अनदर एग्जांपल एज वेल। बट लेट्स से कि आपका बॉस आपके पास आता है आपके पास और आके आपको कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि तुमने ये स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह तो निकाल दिए, मुझे ये बताओ, मुझे ये पता, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट पॉपुलेशन ऑफ माय स्टोर नेटवर्क falls between the sales value of 7,230 and 25,000. So let's say कि हम अगर अज्यूम करें कि ये जो है ना मंथली या डेली सेल्स हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि मेरी जो स्टोर की पॉपुलेशन है उसमें कितने स्टोर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ माय स्टोर्स फॉल बिटवीन the daily sales value of 7,000 and 25,000. So how would you do that? सर ये रेंज का कुछ नहीं होगा, रेंज चलें ये सवाल ना वापस आके करते हैं, एक और काम करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास इसी तरह का एक सिनेरियो हो कि हमारे पास सैंपल सेट था, हमने पॉपुलेशन की उसके अंदर से इन्फ्लुएंस करके बतानी है, तो वहां पर बेसिकली जो है ना ये स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस बहुत ज्यादा काम आती हैं, और एक दो कॉन्सेप्ट्स जो मैं आगे बताऊंगा वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। सो गाइस लेट्स टेक अ ब्रेक, हम एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, एंड लेट्स बी बैक इन बाय 1:15, ठीक है। थैंक यू।
जी guys, so is everybody back? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो I'm gonna restart. तो हम basically फायदा देखना चाहते थे कि इसका जो है you know how can we actually utilize the standard deviations, और एक सवाल भी मैंने आप लोगों के सामने पुट किया था. मैं एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूँ. Let's assume कि you have these students. हमने अभी रिसेंटली जो है एक लाइक पंजाब एजुकेशन काउंसिल के साथ एक पैक की एक्टिविटी जो है ना खत्म की है. तो पैक जो है या जो पंजाब एजुकेशन काउंसिल है वो बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब. तो इनके जो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कोई 55,000 स्कूल हैं. और हाउ दे डू इट इज कि ये रैंडमली जाते हैं स्कूल्स के अंदर इन स्पेसिफाइड पीरियड और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू स्टूडेंट्स टेस्ट्स जो कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और आई थिंक ये 3 सब्जेक्ट्स जो है ना जो उनके टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है. और वो रैंडमली होता है. सो आई मीन यू गो टू अ क्लास, 9वीं की क्लास में आप चले जाएंगे और 9वीं के जो है ना पेपर जो है ना 10 बच्चों को साइड पे करेंगे और उनको घंटे का 2 घंटे का पेपर दे देंगे और उनसे टेस्ट कर लेंगे. ठीक है. दिस इज डन इन ऑर्डर टू जज द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. उससे फिर ये पता लगता है कि जो इन्होंने पॉलिसीज अगर कोई इम्प्लीमेंट की हैं या करिकुलम में कोई चेंज किया तो उसको कोई फायदा हुआ है इन्हों, और जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है. सो लेट्स से कि एक इसी तरह की एक्टिविटी हुई है. ठीक है. सो आई हैव मेरे पास जो है ना तकरीबन ये 500 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्टिविटी हुई है. ठीक है ना. मैं ये अभी रैंडमली डेटा बना रहा हूँ. तो I'll show you how to actually create random data. और ये है जी, और ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए. ठीक है. सो इंग्लिश मार्क्स जो हैं फॉर इंग्लिश मार्क्स 9th क्लास. सो मैं ये रैंड बिटवीन का एक फंक्शन यूज करूंगा which is going to be between the values of 0 and 100. एंड ये रैंडमली जो है ना वैल्यूज जो है असाइन करता है यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर. ये भी बाय द वे एक पाकिस्तानी की इजाद है. लेकिन ये है कि ये रैंडमली जो है ना मैंने स्कोर्स जो है ना जनरेट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं क्योंकि होता ये है कि बिकॉज मैंने रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज किया कि जब भी मैं बेसिकली पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है. अब ये देख रहे हैं नंबर चेंज हो रहे हैं. तो मैं करूंगा ये कि मैं इसकी कॉपी बना लूंगा जिसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं चल रहा हो, बिकॉज आई जस्ट नीड 1 सेट एज ऑफ राइट नाउ. ठीक है. मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा. सो दीज आर द मार्क्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ. So my average in this case is going to be (51) मार्क्स की मेरी एवरेज है. मेरी जो वेरिएंस है that is 837. No, that can't be right. Oh yeah, that's the variance. Okay. And then the standard deviation is so ये मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन है. तो मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि मेरी जो फर्स्ट एसडी और नेग फर्स्ट एसडी वो कितनी है, दैट इज वो कितनी होगी, हाउ मच इज इट गोइंग टू बी? 51 plus 28. 51 plus 28 और -1 minus 28. ठीक है. और इसी तरह मेरी सेकंड एसडी और नेग सेकंड एसडी इज गोइंग टू बी
going to be 51 plus 28 plus 28. ठीक है? अच्छा, अब ये मसला आ रहा है ना, ये डेटा जो है वो हो रहा है आपने स्पिल ओवर कर जो रहा है। आपने जो रैंड बिटवीन का फंक्शन था उसमें क्या आपने उसको 1 to 100 का किया हुआ है? हाँ, मैंने 100 का ही किया हुआ। नहीं फिर 28 ये वाला था। क्या वजह हो सकती है? वेरिएंस वैसे बहुत ज्यादा नहीं है बता रही है। वेरिएंस है ज्यादा, लेकिन दिस इज रैंक फंक्शन में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नेचुरली। अच्छा चलें, ओके, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट थिंक कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन तक की बात करते हैं, ठीक है? आई जस्ट I won't use the second standard deviation for now. इसको हम for the timing just negate this. अच्छा, अब अगर मेरे पास जो है बेसिकली मेरा बॉस आता है कि अच्छा यार तुम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर लिया, अब मुझे तुम्हें ये बताओ कि हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिटवीन, जो अब ये तो एक सैंपल था ना पूरी पॉपुलेशन के अंदर से, मुझे ये बताओ कि पंजाब के पूरे प्रोविंस के अंदर what percentage of students in the 9th class are getting marks between the scores of 15 and 15 and let's say 35 in the subject of English. So मेरा question क्या है? In the entire student population of Punjab, how many, what percentage of students are getting scores in English 9th class that are between 15 and 35? So how would you solve this then? किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे? काउंट इफ्स यूज कर सकते हैं इसमें। नहीं, लेकिन हमारे पास तो सैंपल है, मैं तो पूरी पॉपुलेशन का पूछ रहा हूँ। सो मैंने तो सैंपल, ये तो सैंपल डेटा सेट है ना, मुझे मेरी सवाल ये है कि इस सैंपल की बेसिस पे मुझे पूरी पॉपुलेशन का बताओ कि यार व्हाट इज द स्कोर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, जो कि बिटवीन द व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसका स्कोर 15 और 35 के दरमियान में इंग्लिश। सर इसके लिए आपके पास टोटल पॉपुलेशन की फिगर होनी जरूरी नहीं है? अच्छा चलें, ठीक है, चलें एज्यूम करें वो भी है हमारे पास। अच्छा चलें वो है, लेट्स से, फिर क्या करेंगे? बेसिकली हम पहले सैंपल साइज में देखेंगे क्या क्या परसेंटेज है, और फिर उस परसेंटेज को पॉपुलेशन के साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉपुलेशन के साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो सैंपल में जो आंसर है, सैंपल की जो परसेंटेज बनेगी हाँ, स्टूडेंट्स गेटिंग पॉपुलेशन की होगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये शायद एक तरीका हो सकता है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, और वो ये है कि हम ये जो मेथोडोलॉजी हमने अभी कैलकुलेट की है ना, इसी को थोड़ा सा फर्दर करें, ठीक है, और हम जो जी स्कोर टेबल्स हैं उनको यूज करें।
सो जी स्कोर टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज जी स्कोर? सबसे पहली चीज तो ये कि जी स्कोर की डेफिनेशन क्या है. एंड व्हाई इज जी स्कोर इंपॉर्टेंट? अच्छा, जी स्कोर जो है ना वो आपको बेसिकली हेल्प करता है कि आप अपनी जो अपना जो आपने जो भी बेसिकली एवरेज निकाली है पॉपुलेशन की, और जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनको एक स्केल पे स्टैंडर्डाइज कर सकें. और उस स्केल पे स्टैंडर्डाइज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज वंस यू स्टैंडर्डाइज ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल, तो आप बेसिकली जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को यूज कर सकते हैं. अब हाउ वुड आई गो अबाउट इट? द फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, लेट मी शो यू कि इसको मैं कैसे करूंगा. हाउ वुड आई एक्चुअली गो अबाउट, अगर मैंने इन्फर करना है सही तरीके से कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो फॉल करती है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फॉल करती है. So I would just calculate the z-score over here. Minus mu, this is not the mu, which is actually the average in our case, divided by the standard deviation. Which is negative 1.554260. ठीक है. अब मैं इसको अगर if I lock this up and drag and drop this, मेरे पास जो है ना ये जी स्कोर्स आ जाएंगे मेरे पूरी की पूरी सैंपल के लिए. ठीक है. अच्छा, अब मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि what percentage of students fall between the score of 15, यानी कि this one, and 35. Do we see any 35 over there? सर ये सेकंड माइनस सेकंड डेविएशन माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जी जी, अंदाजन होना चाहिए जो 15 से 35 तक लाई करेंगे. हाँ जी, एग्जैक्टली. लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ पॉपुलेशन की, कि कितनी पॉपुलेशन फॉल करती है बिटवीन दिस, यू नो. 1D upon the total sample. ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कैसे. ठीक है. अच्छा देखिए, आपके पास ये स्कोर्स आ गए हैं ना, negative 1.21564 and negative 0.5384. ठीक है. अब I would go and simply search for a Z table over here. ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो मैं जिक्र कर रहा था वो इसलिए जरूरी है ताकि आप इसको यहां पर सर्च कर सकें, इन दिस स्टैंडर्ड स्कोर, इन दिस स्टैंडर्ड जी टेबल. एंड दिस जी टेबल corresponds to the exact percentage points on a normally distributed data. और इसका मुझे फायदा क्या होगा? मैंने क्या वैल्यूज सोची थी? मैंने what the values that I highlighted? So negative 15 is 15 is negative 1.21564, negative 1.2, यानी कि this one, ठीक है, 2.1, negative 1.2, negative 1.2, हाँ exactly. So negative, एक सेकेंड, इसका हेडर एक्चुअली गुम हो जाता है. सो आई वुड बी लुकिंग फॉर दिस इंटरसेक्शन, sorry, this intersection, this one and this one. So I would actually look at this value. So what is this? 0.1131, 0.1131, ठीक है, which is actually
11.31%. And what is the other value? Which was, it was 35, okay? Which is negative 0.5384, negative 0.5384, 3, yani ki 3. This one. So this is 0.2981, which is 0.2981, which would be equals to 29.81%. ठीक है? So अब मेरे पास दो वैल्यूज क्या आई? 29.81% जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही है हमारे 35 की थ्रेशोल्ड पे, और 11.31 जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही है मेरे किसके थ्रेशोल्ड पे? 15 के थ्रेशोल्ड पे. ये दो डेटा पॉइंट्स थे ना जिनके दरमियान में मैंने पॉपुलेशन निकाल कर देनी थी. सो अब मुझे बताएं कि हाउ मच, what percentage of my population falls between what percentage of my population has a score of 15 to 35 in Punjab? 20%. It is, yes, it is exactly the difference between these two. It's 18.5% actually. Difference or average? No, not the average. Difference. So Difference. why not the average? Why the difference? Because I want the area under the curve. So area under the curve से मेरी क्या मुराद है? अगर मैं इसको ना यूज करूं बल्कि इसको यूज कर लूं, मैंने क्या निकाला है अभी? मैंने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की एक जी स्कोर टेबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, और मैंने ये चीजें निकाली 15 और let's say 35. What I know now is the percentage of population that is between these two scores is this value, is 18.5%. So the area under the curve for these 2 points is 18.5%. So I can say with a high degree of certainty that based on my sample, 18.5% of the entire population in Punjab, 9th class students जिन्होंने जो English लेते हैं, 18.5% of those students will score between the scores of 15 and 35. सर ये तो समझ आ गई है. खाली सर ये बता दें जो ये जी स्कोर टेबल है इसमें आपने ये वैल्यू कैसे उठाई है? ये थोड़ा कैसे उठाई है? ठीक है. तो अच्छा, जैसे 15 का था ना -1.21564. जी 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 जी, ये वहां से कैसे? ठीक हो गया. सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने जी स्कोर निकाला कैसे है. जी स्कोर है क्या चीज? जी स्कोर जो है ना, बेसिकली आप अपने जो रैंडम, सॉरी ये तो मैंने रैंडम डेटा था ना, ये जो सैंपल का डेटा है ना, इसको एक स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट किया. सो आई स्टैंडर्डाइज्ड माय स्टूडेंट स्कोर्स ऑन अ पर्टिकुलर स्केल. ये बात क्लियर होगी? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगी बात या नहीं? यस सर. मैंने डेटा की स्टैंडर्डाइजेशन की है, और ये काम आप बहुत ज्यादा करेंगे आने वाले वक्त में. आप डेटा को स्केल बैक करते हैं, उसको बेसिकली उसको जो है ना एक खास स्टैंडर्ड पर लेकर आते हैं. किस स्टैंडर्ड पर? वो स्टैंडर्ड जो कि मुझे हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट कि जी एरिया अंडर द कर्व क्या है. सो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये मुझे जी स्कोर, जी टेबल्स में वैल्यू सर्च करने में हेल्प करती है. अब जब मैंने स्टैंडर्डाइजेशन की तो मुझे 15 और 35 के दरमियान में पॉपुलेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया. मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे ये वैल्यूज मिली. कौन सी वैल्यूज मिली? 0.1131. कैसे मिली? मैंने जो है बेसिकली मैंने जी स्कोर निकाला. ठीक है, जी स्कोर कैसे निकाला? मैंने फॉर्मूला यूज किया. जब मेरे पास जी स्कोर आ गया, आई वेंट इनटू द टेबल, ठीक है, एंड लुक्ड फॉर दिस वैल्यू, दिस वन, negative 1.21. So I came over here and I looked for negative 1.21, which is this value,
ये वैल्यू है ना, ये वाली। ठीक हो गया? और ये वैल्यू मैंने फिर यहां पे लगा दी है ओवर हियर 11.31%। एंड देन आई डिड द सेम फॉर 35 की जो वैल्यू थी उसका मैंने जी स्कोर निकाला विच वाज नेगेटिव 0.5384। आई वेंट हियर एंड सर्च फॉर इट नेगेटिव 0.53। I don't need to look for anything beyond the third decimal place, second decimal place. तो नेगेटिव 0.53 जो है वो क्या है, 29.81% बनता है। And this is the value that I put over here, 29.81%. Now, what is going to be the difference? What is going to be the area under the curve, or what is the percentage of the population that will score between the scores of 15 and 35 for English? It is going to be the difference between 29.81 and 11.31, which is 18.5%. All right, sir. Thank you. जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको या नहीं? ये चलिए ये बताएं किसको। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन सर ये जी स्कोर को जब एक्सेल पे हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जरा एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे कि हाउ वी यूज व्हाट कमांड और व्हाट फार्मूला वी यूज इन एक्सेल। बिल्कुल ठीक है। मैंने कर दिया अगर आप इस पे ये हाँ ठीक है। मैंने एक्सेल में जो फार्मूला इस्तेमाल किया ना वो एक्चुअल में ये वाला किया, मैंने उसको बनाया है। कैसे बनाया है? एक्चुअल वैल्यू, माय एक्स इज माय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। माय म्यू इज एक्चुअली माय एवरेज। म्यू यहाँ पे म्यू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअल में वो होना चाहिए था, शुड हैव बीन एक्स बार होना चाहिए था, लेकिन ये वो गलती से यहाँ पे म्यू मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये एक्स बार होना चाहिए। और ये क्या है? दिस इज द साइन फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्कोर। तो मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया, इट इज सिंपली माय दिस वैल्यू माइनस माय एवरेज डिवाइडेड बाय माय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है सर, ठीक है। तो इससे आपको फिर जी स्कोर्स मिल गए, और ये जी स्कोर रेफरेबल होते हैं इनटू द जी टेबल। ठीक है। नो वरीज। और ये आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि सो जी टेबल आपको क्या बता रहा है एक्चुअली यार, वो ये बता रहा है आपको कि आपका एक जी स्कोर जो है ना, एक जी स्कोर वो इस, सॉरी माय अपॉलॉजीज, आपका एक जी स्कोर जो है ना वो इस एरिया अंडर द कर्व में किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, दैट इज ऑल। और जब आप इनकी रेंजेस निकालते हैं तो उससे फिर आपको ये पता लगता है कि अच्छा यार एक सर्टेन पॉपुलेशन जो है वो उसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में जब आपको ये कोविड के सैंपल बेस्ड जो है वो मिल रहे होते हैं, जो है ना रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, तो एक्चुअल में पीछे ये काम हो रहा होता है। होता इसी तरह है कि जी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने जाके सैम्पलिंग की बेसिस पे हमने टेस्ट किए, हमें पता लगा जी कि वहाँ पे कोविड का जो है ना वो रेट है वो कितना है, पर पर्सन, वाज इट पॉजिटिव, वाज इट नेगेटिव, ठीक है। और फिर उसी का जी स्कोर निकलेगा, और फिर जो एवरेज है उसके साथ वो निकलेगी, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जी स्कोर आ देंगे। जी स्कोर को फिर आप प्लॉट कर लेते हैं और आप बता देते हैं एग्जैक्टली कि अच्छा यार इतनी परसेंटेज ऑफ माय पॉपुलेशन जो है वो जो है ना अंडर द वो एक्चुअली अगर वो इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो या बेसिकली इतनी पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल है अगर उसके अंदर कोविड है तो फिर पूरी पॉपुलेशन में इतना जो है ना कोविड का रेट होगा। So this is 18.5% of the जी, it is 18. Not the sample. This is the 18.5% of the entire population now, जो कि इस स्कोर के दरमियान में फॉल करेगा। क्वेश्चन में तो फिर Z स्क्वायर अगर इन द इंटायर स्टूडेंट सैंपल ऑफ पंजाब जी पूछा जाता इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन, तो भी यही सारा प्रोसीजर होता। अगर आपसे सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा एक दफा बोलिएगा, आवाज थोड़ी सी कट गई थी मेरी साइड। सर इन द इंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ पंजाब है ना, अगर हमें सैंपल में निकालनी है ये परसेंटेज, जी जी, तो फिर भी यही प्रोसीजर होगा, तो भी 18.5 ही होगा। जी एग्जैक्टली 18.5 ही होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी अंडरलाइंग असम्पशन ये है
कि आपके सैंपल के जो पैरामीटर्स हैं और जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं वो दोनों अलाइन होते हैं। सही है, तो इसमें हमारे पास अगर टोटल पॉपुलेशन ना भी हो तो इट्स जी, वी कैन डू इट। इट्स ओके, इट्स ओके, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलता है कि मेरी सैंपल की जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि एवरेजेस और वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डिविएशंस और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अलाइन होती है पूरी पॉपुलेशन के जो है ना पैरामीटर्स के साथ। ये हमें कहाँ से ये कॉन्फिडेंस मिलता है? ये कॉन्फिडेंस हमें मिलता है फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम? ये बाय डेफिनेशन तो इट्स सिंपली दिस: द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of a sample of the sample means approaches a normal distribution as the sample size gets larger, no matter what the shape of the population distribution. This fact holds especially true for sample sizes over 30. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये थ्रू एन एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ, वो ये है कि if I go to this link and begin this, let's say कि आपके पास ये एक let me make a custom one. मैं यूं इस तरह बना देता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअल पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपोथेटिकल, ठीक है? अब अगर मैं इसमें से सैंपल लेना शुरू करूंगा ना, इफ आई सैंपल आउट, लेट्स से कि मैं आई सैंपल आउट, मैं एक मिनट रहे, मैं जो हूँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने 5 का सैंपल निकाला, एक सैंपल निकाला। सो आई हैव टेकन 5, हाउ वुड आई से दैट, मैंने 5 लोगों का सैंपल जो है वो पूरी पॉपुलेशन में से लिया, ठीक है? और उस जो उस वो जो मैंने सैंपल लिया उसकी जो एवरेज है वो ये है, ठीक है? अगर मैं ये सैंपल लेता रहूं और उसकी एवरेज इकट्ठी करता रहूं, ये देखें, तो आप ये देख रही हैं कि ये जो नीचे जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक्चुअल पॉपुलेशन के साथ अलाइन होना शुरू हो गया है। सर बेसिकली जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना ज्यादा Yes. आप उसके करीब आते रहते हैं। मैं एग्जैक्टली अगर n को मैं लेट्स से 25 कर देता हूँ, मैं 25 कर देता हूँ n को, तो आपके लिए आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा जल्दी तेजी से जो है ना वो ट्रू पॉपुलेशन के करीब जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, इसने ऑलरेडी इसके करीब गिरना शुरू कर दिया। मैं इसको ज्यादा तेजी से एनिमेट करके दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैंने जो है ना 10,000 सैंपल्स लिए पॉपुलेशन में। अब आप ये देखें, इन सैंपल्स की जो एवरेज निकली है ये एग्जैक्टली अलाइन हुई हुई है विद दी पॉपुलेशन की जो एवरेज थी। Does that make sense? Yes. और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, दिस इज एक्चुअली, हाउ वुड आई से दैट, दिस इज इन नेचर। ये नेचर में ये चीज ऑब्जर्व की गई है बार बार कि आप जब आप बेसिकली बार बार सैंपल्स लेते हैं तो जो सैंपल है उसकी जो एवरेज होती है या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअल पॉपुलेशन की जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ अलाइन हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और इस बेसिस के ऊपर जो है ना मैं बहुत ही तसल्ली से ये कह सकता हूं कि मैंने जो ये परसेंटेज निकाली है 18.5% अपने सैंपल में, आई कैन इन्फर कि 18.5% ऑफ द पॉपुलेशन इन पंजाब जो कि 9th क्लास में है और इंग्लिश के पेपर लेते हैं या इंग्लिश के एग्जाम में अगर उन्हें बताया जाए तो उनका स्कोर 35 और 15 और 35 के दरमियान में आएगा। ठीक है? Does that make sense? या नहीं? Yes, sir. अच्छा, किसको समझ नहीं आई मुझे ये बताएं। Who has not understood the concept? जी अली, जी मोहम्मद अली।
आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन समझ नहीं आया या बिल्कुल एज अ होल सारा ही नहीं समझ आया? बस आपकी आवाज नहीं आ रही जी। सर आपने जो मतलब एज अ कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन जो आपने कैलकुलेशन इसमें किया सर, इसमें बीच में मेरी लाइट चली गई थी तो वो एक मतलब इंटरप्शन आ गई थी, वो अब जरा काइंडली दोबारा दिखा दें। थैंक यू। अच्छा, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पर जो की है? जी सर, जो कैलकुलेशन आप जो 18.5 आपने निकाला सर, वो जी जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी स्कोर तक समझ आ गया आपको? जी स्कोर क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों की जाती है? सॉरी, जी समझ आएगी सर। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, जी स्कोर जो है ना आपको एक्सेस देता है इस टेबल की, ऑफ 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 दिस टेबल, ठीक है। why is this table important? Because this table actually tells you कि against a particular z score आपका जो आपका what is your position under the curve, ठीक है। अब what I did was, मैंने किया ये था कि मैंने जो है ना ये अपने सारे के सारे इंग्लिश के जो मार्क्स थे मेरे पास, इनका मैंने जी स्कोर निकाला। क्यों? क्योंकि मेरे पास सवाल ये था कि इन द इंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कोर इन इंग्लिश 9th क्लास दैट आर बिटवीन 15 एंड 35। मेरा बॉस मेरे पास क्यों आया होगा ये सवाल पूछने के लिए? हो सकता है कि उन्होंने इन पर्टिकुलर बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लॉन्च करनी है जो कि इस लो लेवल ऑफ स्कोर को इनहेंस करना चाहती है, ठीक है। सो ही नीड्स टू एग्जैक्टली नो कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर ये जी स्कोर निकाला, सब पॉइंट्स का निकाल लिया, खाली इस 15 का और 35 का नहीं निकाला। जब मेरे पास ये जी स्कोर आ गया तो आई वेंट इनटू द जी टेबल, और पहला मेरा जी स्कोर क्या था? -1.21। सो आई सर्च फॉर इट ओवर हियर, -1.2.01, तो -1.21 बन गया ये। एंड इफ आई कम ऑल द वे डाउन ओवर हियर, तो अब आप ये देखें कि 11.31% या 0.1131% is my point under the curve for the z score -1.2, जो कि मेरे स्कोर 15 को रिप्रेजेंट करता है इन द डेटा। अंडरस्टूड। ठीक है। इसी तरह फिर मैंने अपनी दूसरे पॉइंट के लिए, क्योंकि मैंने 15 और 35 वाली पॉपुलेशन निकालनी थी ना, मैंने उसका फिर जी स्कोर निकाला -0.5384। Then I went over here, searched for it, -0.5384, 5384 था, sorry, -0.53, which is this value, sorry, which is this value, which is 29.81%, 29.81%. And then if I subtract these, both of these values, तो मुझे क्या पता लग रहा है? मुझे एक्चुअली ये पता लग रहा है ना, सो मेरा जो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था, मैंने जी स्कोर निकाल लिया। अब मैं 35 वाले पॉइंट को देख रहा हूँ, विच इज 0.29%, एंड मैं 15 वाले पॉइंट को देख रहा हूँ, विच इज 11.31%, ठीक है। एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन दैट फॉल्स between these two? It is simply the subtraction of this from this. तो मुझे पता लग गया कि मेरी जो पॉपुलेशन है, मेरी लाइक 18.5% ऑफ माय पंजाब स्टूडेंट पॉपुलेशन, जो कि 9वीं क्लास में है और इंग्लिश पढ़ती है, वो जो है 15 और 35 का स्कोर लेगी, या उसका स्कोर 15 और 35 के दरमियान में होगा। समझ गया सर। ठीक है। एनीवन एल्स? अब दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज स्टैट्स का मेन मकसद ही यही है कि आप इन्फ्रेंसिंग कर सकें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इन्फ्रेंसिंग इज। ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल यू आर इन्फरिंग कि आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन के क्या हालात होंगे। दैट्स व्हाट इन्फ्रेंसिंग इज। ठीक है गाइस?
अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक छोटी सी है ना, आई वांट बिफोर आई मूव ऑन, मैं छोटा सा एक आप लोगों का क्विज लेना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का जी, किसी का कोई सवाल है? जी सर। जी मामून, आप पहले बोल बोले। सर आई जस्ट कांट रिकॉल, लेकिन आई रिमेम्बर द एरिया अंडर द बेल कर्व वाज लाइक 100% ना, तो हम 1 से माइनस भी करते थे मेरे ख्याल से कुछ। 1 से माइनस भी करते थे। या वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए शायद होता था। नहीं, लेकिन हमने ये नेगेटिव वैल्यूज यूज की हैं। हमने नेगेटिव वैल्यूज यूज की है बिकॉज हमारा जो जी स्कोर है वो नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हम 1 से कुछ माइनस करते थे, शायद वो कुछ और हो। मैं सर्च कर लेता हूँ कि मुझे वैसे मुझे प्रोसीजर्स में कहीं मेरे दिमाग में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने -1 में से क्यों करना है एज सच। आई डोंट नो, हो सकता है वो जी स्कोर जो है वो, नहीं उसका भी कोई फायदा नहीं है जी स्कोर। खैर, जी टेबल में अगर आपने सर्च करना है तो आप वही वैल्यू को पॉजिटिव करके देख लें। लेट मी सर्च ऑन इट कि कोई मैं ऐसी चीज मिस तो नहीं कर रहा। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कोई वैसे मिस कर रहा हूँ। या सर। ठीक है। अच्छा, कोई और साहब भी थे जिनका सवाल था? यस सर। सर आपने जो जी स्कोर निकाले हुए हैं उनमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, लेकिन जी टेबल पे कोई पॉजिटिव वैल्यू का नहीं था। दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो जी टेबल जो है ना दोनों के लिए होता है। ओके। नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी तो सेम टेबल। पॉजिटिव। ओके। जी 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 जी, उस सेम टेबल के अंदर ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की होती हैं, लेकिन उनका एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो डिफरेंट होगा। देयर एरिया अंडर द कर्व वुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप -0.6 को देखें और 0.6 को देखें, जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहा है, तो ये देखें, ये कहाँ, ठीक है, 72% और -0.6 इज 27%। ओके, गॉट इट। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक जल्दी से एक एग्जांपल बनाता हूँ आप लोग। आई वुड लाइक यू गाइस टू रियली गो थ्रू इट। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये करें। सो व्हाट कैन आई थिंक ऑफ इज, so let's say इसी एग्जांपल को जो है ना हम let's just try to, I'll replicate it. ठीक है, I'll say students and then I would say scores, और students इस बार मैं 100 रखूंगा। I'm not going to keep 500, just keep it at 100. ठीक है, and the scores are going to be random between 0 and 100. ठीक है, ये random scores हैं। I will copy this, paste it. So, yeah, copy this, paste it as values, hide it. So my question to you guys is, what what percentage of my population +90 marks in the XYZ exam? ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपसे ये शीट शेयर कर देता हूँ, तो आपने इसी डेटा सेट के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये खैर मैं ये चीजें असाइनमेंट में भी पूछूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट यू गाइस टू एक्चुअली जस्ट डू इट लाइक इन द क्लास, ताकि अगर कोई सवाल आता है ज़हन में, या यू समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन एक्चुअली जस्ट आस्क मी राइट नाउ।
और ये मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। इसका आप लोगों ने मुझे जो है ना आंसर बताना है। if I can- It's very strange. Yeah. So I'm just sharing this on the WhatsApp group. ठीक है? ये इसको जाना आपने मुझे जल्दी से ये सवाल है सिंपल सा, इसको जाना मुझे सॉल्व करके बताएं। So I just shared it. So try करें, जिनसे नहीं होता फिर I'll do it again. वो कोई मसला नहीं है, it's a simple सब प्रोसीजर है, स्टेप्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो द आइडिया है कि आप लोग का ग्रिप हो जाए, बिकॉज ये एक्सट्रीमली यूजफुल है और ये आगे आप लोग यूज करेंगे भी। यू आर एक्चुअली गोइंग टू यू विल नीड दिस एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है ना, कि आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ। जी गाइस, सबको मिल गए, सबने डाउनलोड कर लिया? प्लीज डू ट्राई इट। Is it was in 4.76%?
सर मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है या? नहीं नहीं जी, कोई नहीं बोल रहा। मैं अच्छा सिर्फ इंतजार कर रहा था कि लाइक आप लोगों का जो है ना आंसर्स वगैरह जो है ना। 4.76 4.76%। एक है जी 4.76%। जी 4.25 आ रहा है सर मेरा। कितना आ रहा है जी? सॉरी 4.24%। 4.24%, ठीक है जी। हाँ जी मैम, आप भी कुछ बोल रही थी? तो जरा पिछली शीट पे जाएंगे आप, एग्जाम्पल वाली शीट पे। एग्जाम्पल वाली शीट, ये लें मैम, बताइएगा। ये ले, ये ले। जी guys, what about the rest of the people? Where did I write? 0.76%, 4.25 था। Anyone else जिसके पास आंसर हो? I'll start collecting the parameters. मैं भी यहाँ पे शुरू कर देता हूँ parameters collect करना। Average, okay, 8.53%, ठीक है, 8.53%। ठीक है, आप लोग करें डेफिनेटली। मैं सिर्फ I'm just collecting the parameters, जो averages वगैरह हैं, that's all. Eight point six nine, 8.69, okay. 8.69, 8.6. I'm just okay, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकाल रहा हूँ सीधे ही। I'm not going to find out the variance, मैं नहीं निकालूंगा इस बार। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। So do we have any 90 plus score here? 90 का कुछ score है? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन। जी जी, मैं वही कर रहा हूँ। Exactly. लॉक कर दें इसको। It's 8.69 for me too, ठीक है। ठीक है, 8.69, ठीक है, अभी देखते हैं। Alright, so हमने 90 का जो स्कोर है वो हाईलाइट किया था यहाँ पे।
90, 90, 90, 90. There I'm coming. Wait. 90 का ये स्कोर है, ठीक है. It's -1, it's 1.364506 और इसमें मैं ये वैल्यू भी निकाल लेता हूँ. 1.364506 1.9131 0.9131. (91.31) और and I would look for the maximum, right? अगर कोई 100 मार्क्स वाला है तो, which is 1.706, 1.70 actually, 1.70, 1.70, which is 0.9554. 0.9554, which is equals to this multiplied by 95.54. So we have 9500 पे हमारे पास है 95.54, and then we have 91.31 at 90. That's 4.23. 4.23. हाँ जी, approximately जाना ये इतना ही बनता है, approximately, plus or minus. तो ये आंसर है. This is how you would do it. ठीक है? Is that clear? मोहसिन, मुझे जी मैंने सारा ठीक किया. मुझे ना टेबल देखना सही नहीं आ रहा, काइंडली वो थोड़ा सा बता दें मुझे. जी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ. सो जी स्कोर तो निकाल लिया ना आपने? जी वो निकाल लिए. जो आपकी परसेंटेजेस आ रही है ना, ये मेरे से मैच नहीं कर रही. शायद मैंने टेबल गलत देखा है. जी स्कोर एग्जैक्टली यही आ रही है. ठीक हो गया. इसमें सबसे पहले ना हम ये वाली देखते हैं ना, 1.3645. ठीक है, ये है जो कि 90 के मार्क के ऊपर है. यस, 1.36. ठीक है, so I go to the table and I would look for 1.3 जो कि ये है. So 1.3, okay, and 1.36 था ना. तो एक मिनट मोहसिन, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है. नेटवर्क कनेक्शन अपना. नो प्रॉब्लम, आप बताइएगा. नजर आ रहा है? जी मैं इसकी दोबारा स्क्रीन भी एक दफा शेयर कर लेता हूँ. हाँ जी, तो 1.3, ठीक है, और 0.06. दिस वुड मेक, दीज कंबाइंड टुगेदर वुड मेक 1.36, राइट? सो इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहा है? 0.9131 पे. यस, ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर दी अदर वन एज वेल. ओके, वो 100 के लिए 100 वाला है 1.706. जी 1.7, 1.7. जी मैंने फिर देखें 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 1.70, तो आई एक्चुअली यूज दिस. ओके, मैंने मैं वो उसमें 06 ही ले रहा था. बिकॉज 1.706, तो फिर 06 तो थर्ड डेसिमल, 6 जो है फिर वो थर्ड डेसिमल प्लेस पे है. यस. इस वजह से मैंने उसको फिर मैंने 1.70 पे रोक दिया. यानी कि इट वुड बी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, इट वुड बी दिस वन, sorry, this one with an intersection with this one, which would make it this one. Yes, got it. Thank you so much. Okay, no worries. G, any how do you lock the formula to find the Z score? जी, इसका तरीक़ेकार ये है कि I use the F4 command.
just land on the right. Yeah, this one. So if you look at the formula, तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो मेरी because drag and drop करने से ये वाले cells भी साथ में drag and drop होने शुरू हो जाते हैं. तो I lock these cells up by using the F4 command on both of them. ठीक है जी? I hope that's clear. Sir, I have a question, sir. जी. सर मैंने ये पूछना था कि लाइक अभी ये हमने 100 से क्यों नहीं सकता, मतलब जो 8.69 आंसर आ रहा है वो इसका आ रहा है कि मतलब 91.3% मतलब परसेंट है till 90 स्कोर, राइट? So if you subtract it from 100 तो वो remaining 90 plus हो जाएंगे because area under the curve वही depict करता है. This is how I calculate instead of calculating it for 100 as well, क्योंकि आंसर बहुत different है अगर आप दोनों तरीकों से देखें इसको तो. अच्छा, आपने ये कैलकुलेट किया है कि you calculate it till 90, right? So it's 91.3% till 90, and then you subtract it from 100 because all the remaining are above 90 under the curve. अच्छा, देखें, I think this is a mistake because and why is this a mistake? It's a mistake कि अगर आप 100 में से 91 को subtract करेंगे ना, तो that could include other extreme values as well. It could include those students as well जिन्होंने zeros लिए हुए या highly low scores लिए हुए. Does that make sense? But if you're looking at, okay, if you're particularly looking at the 90 score, so area under the curve 90 तक cover कर दिया, तो you're saying कि outliers include हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. हाँ जी, exactly, because zero itself is a bad score itself is an outlier as well. Okay. There is a possibility of that as well. So इसी वजह से I would actually exactly look for the 100 score, not just जो है ना मेरा मतलब not just subtract कि जी ये बाकी का जो है ना 100 में से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे वो मिल जाएगा. अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताऊं, एक this is really important. अब आप ये देखिए, ये चीज मैंने वैसे मेंशन नहीं की लेकिन आई थिंक आई मिस्ड दिस, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. अब आप देखें, जब भी आप ग्राफ देखती हैं, ये जब भी मैंने आपने ये विजुअल्स देखे हैं मेरे ये वाले, तो इनमें दो सेक्शंस होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के. वन ऑफ देम इज ऑन दिस साइड एंड वन ऑफ देम इज ऑन दिस साइड. ऐसे ही है. Both of these extreme sections combine together to become that 10%. Now, if you are just simply subtracting from 100%, तो उसमें इस extreme section की values भी आ सकती हैं. Does that make sense? Yeah, thank you. और हाँ जी, दूसरी बात ये कि this is a two-tailed test. There are different types of tests. There is a single-tailed test and this is a two-tailed test. अब अच्छा, अब मजे की बात ये है कि आप लोगों ने जो आंसर निकाला है ये वाला 8.69, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 के साथ तो क्या आंसर आता है? Almost 4.35, 4.23. I mean, approximately उसके करीब आता है. Which is actually telling me कि आपने जो दोनों टेल्स के दोनों कोने थे उनको एग्रीगेट करके जो है ना आप ये वैल्यू आ रही है आपकी. हालांकि मैं तो 90 प्लस देखना चाह रहा था खाली स्कोर. मुझे तो टेल की सिर्फ पॉजिटिव साइड चाहिए थी, मुझे तो नेगेटिव साइड चाहिए ही नहीं. ओके. अगेन मुझे पता है कि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलिए टू टेल टेस्ट कहाँ से आ गया, वन टेल टेस्ट क्या, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा.
एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को कोई सवाल? मोहसिन एक सवाल है अगेन, अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज मोर ऑफ अ फोरकास्ट ऑफ लाइक काइंड ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट है ना, कि हाँ भी कितने परसेंटेज करेंगे, बट लेट्स से इफ वी लुक एट इन एब्सोल्यूट टर्म्स के जो ओवरऑल स्कोर्स आए हमारे, तो देर आर 10 स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड इन एक्सेस ऑफ 90%. So, which means the answer is 10% as of the current population. So, I just want to understand then how reliable this particular method is in terms of forecasting. उसमें जो error का जो होता है उसको हम किस तरह से capture करते हैं? Because अगर हम absolute terms में देख रहे हैं तो there is again a deviation of almost close to 6% का deviation आ रहा है in the actual as well as what we did from the Z scores. अच्छा, उसमें सर इस तरह है कि जो पहली बात तो ये कि ये फोरकास्टिंग नहीं है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जस्ट टू क्लैरिफाई कि आप सैंपल की जो खदोखाल है वो निकाल कर ये जज करना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन की खदोखाल क्या है, दैट्स ऑल। सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू, आई वुड से, प्रिडिक्ट कि जो है ना बेसिकली सैंपल की बेस पे पूरी पॉपुलेशन की क्या हालात हैं, दैट्स ऑल। जी जी, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि यस, जब भी आप इन स्कोर्स को बेसिकली वो करते हैं, मेरा मतलब whenever you report them, तो you report them with the margin of error, ठीक है ना। आप ये बताते हैं साथ में कि जी इसमें मार्जिन ऑफ एरर इतना है। अच्छा, आप ये मार्जिन ऑफ एरर कहाँ से जो है ना निकाला जाता है और उसकी क्या बेसिकली वो है मेरा मतलब उसकी क्या मोडेलिटीज हैं, वो मैंने इस मेरा मतलब यहाँ पर मैंने कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको उससे रिलेटेड कंटेंट दे सकता हूँ अगर इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कि आपने जो मार्जिन ऑफ एरर है जब आप वो रिपोर्ट करते हैं उसकी क्या परसेंटेजेस आपने रिपोर्ट करनी है, वो किन किन पैरामीटर सॉरी किन किन थ्रेशोल्ड्स पे किक इन करती हैं। तो आई कैन एक्चुअली गिव यू सम कंटेंट ऑन इट और एंड हेल्प यू वॉक थ्रू इट इफ यू वांट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बताया तो मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। Sure, you can share it as a side reading, तो फिर आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो। बेसिकली दैट्स इट हैज एक्चुअली इट अगेन हैज टू डू विद द एरिया अंडर द कर्व एंड विद द रेड पोर्शंस जो कि मैंने आपको ग्राफ पे दिखाए हैं, बट ये कि आई विल वॉक यू थ्रू इट एज वेल। थैंक यू सो मच। नो वरीज जी। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, you asked how many of my population will score 90 plus marks. So should we include the 90th mark like you did? Yes, 90 year actually, हाँ, you're right, probably I stated the question correctly. 90 plus marks से मुराद मेरी ये थी कि 90 including 90 and above. And that is why I went ahead and मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसी वजह से 90 के ऊपर जो है ना बेसिकली जी स्कोर निकाला है। Yes, sure. Okay, got it. मैं वैसे इसको 91 भी कर सकता था, मैं इसको कहता अच्छा यार 91 पे मैंने स्कोर निकालना, तो उसके लिए व्हाट वुड आई हैव डन इज कि आई वुड हैव एक्चुअली पुट इन 91 ओवर हियर और 91 का जी स्कोर निकाल लेता यूजिंग दिस एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन आई वुड हैव Actually I did that. अच्छा, इस वजह से शायद थोड़ा सा आपका वेरिएंस आया, थोड़ा सा डिफरेंस आया। Yeah, got it. अच्छा, मैं आई थिंक आई एम नॉट गोना गो हेड एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा जाना नहीं कराऊंगा। तो अगर आप लोगों के अभी कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आस्क। मैंने जो है आज आप लोगों को जनरली मेजर्स ऑफ सेंट्रलिटी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कराए हैं और साथ में सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताया है। आउटलायर्स और स्क्यूनेस सिर्फ दिखाए हैं, किस किस्म के होते हैं ये मैं ब्रीफली कल डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। उसके अलावा कोटोसिस क्या चीज़ होती है, आई कैन एक्चुअली डू दैट टुमारो, बट आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि मैं अगर इससे ज़्यादा कराऊंगा तो फिर आप लोग शायद इनंडेट हो जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू गो अहेड आई कैन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू वांट वी कैन एक्चुअली स्टॉप इट ओवर हियर। And take questions. I think it's enough for today.
ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? मुझे पॉपुलेशन में से सैंपल चाहिए, अच्छा, इसके ऊपर फिर मैं डिसीजन ले सकूं। क्लास 3 तक है ना? 3 नहीं मैम, असल में 3 तक मैं कभी भी क्लास नहीं करता। मैं जनरली जो है ब्रेक क्योंकि लेता नहीं हूँ दरमियान में, बहुत लंबी कोई, तो 15 मिनट की मैं सिर्फ एक ब्रेक लेता हूँ, तो फिर मैं क्लास को जल्दी छोड़ देता हूँ। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि इफ यू गाइस कैन एक्चुअली कंज्यूम, तो मैं आगे भी करा देता हूँ। यस सर। मैं आगे कराऊँ, यानी शुड आई गो अहेड? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलें ठीक है, फिर हम ये करते हैं कि जो एक सेकंड, ज्यादा वैसे जो वोट्स हैं वो उसके लिए, लेकिन अगेन आई कैन एक्चुअली जस्ट गो अहेड एंड ठीक है, मैं थोड़ा से टॉपिक्स और करा देता हूँ। मैं ये जो डिस्कशन जो आप लोगों को, यार ये एक काम करते हैं हम, मैम अगर कह रही हैं तो आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस और ये जो छोटे टॉपिक्स हैं इनको एटलीस्ट कवर कर लेते हैं, और कल जो है फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो करा दूँ, ठीक है? तो इट्स नॉट दैट मच। अच्छा, अब हम अच्छा, अब सर आप या तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जी। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, चलें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस की हम जो है ना, मैं हम ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आउटलायर्स जो है ना वो कैसे कॉज होते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या कॉज होता है, ठीक है। आउटलायर्स की वजह से प्राइमरीली जो प्रॉब्लम कॉज होता है वो स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम कॉज होता है, विच इज कि आपकी जो है डेटा की टेल्स निकलना शुरू हो जाती हैं टू अ सर्टेन साइड, ठीक है। और व्हाट इट डज इज इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मीन, ठीक है। इन टेल्स का आपकी मीन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और जब आपके पैरामीटर्स जो हैं वो ऑफ होंगे, सैंपल के पैरामीटर्स अगर ऑफ होंगे तो फिर आपके पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो भी ऑफ होंगे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट्स डेंजरस कि अगर आपके डेटे में आउटलायर्स हो। अगेन मैंने लाइक स्टेटमेंट दे तो दिया, लेकिन आई डोंट एग्री विद दिस 100%। आउटलायर्स होना इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट्स में आप आउटलायर्स जो है ना वो उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे यूज केसेस जहाँ पे आप आउटलायर्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हैंडल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन जहां तक मशीन लर्निंग के ज्यादातर मॉडल्स इन्वॉल्व हैं वो आउटलायर्स के बगैर काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने किसी भी ऐसे प्रोसेस को, एनालिसिस के प्रोसेस को जो है ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसको ऑटोमेट करना है और उसकी बेसिस पे कोई ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग करवानी है, तो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग वुड किक इन, ठीक है। और ओवर देयर यू वुड नीड टू यूज डेटा जो कि फिर जिसमें आउटलायर्स हैं वो कम हो। सो देयर इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस, देयर इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। और उससे मैंने इम्पैक्ट जो है आपको बता दिया कि इट्स द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द मीन, द मीडियन एंड द मोड, ठीक है। उसके बाद जो है ना देयर इज कर्टोसिस। कर्टोसिस के बारे में मुझे कोई बता सकता है, व्हाट इज कर्टोसिस? सर कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके डेटा में भी? ठीक ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड, लेकिन इसके थोड़ा सा जो है ना फर्क है इसके इस कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी को पता होगा तो। कितना सर बेसिकली डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन है ना ये बेसिकली? डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन है, और साथ में ये टेल की फैटनेस बताती है। तो देखें अभी तक हमने जो टेल्स देखी है ना वो पतली टेल्स थी। फॉर एग्जांपल कर्टोसिस जो होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है आपकी आई लुक एट दिस, तो आप ये देखें, ये जो है आपका ये आपकी स्क्यूनेस है, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट राइट स्क्यू, लेकिन अगर आपकी टेल्स फैट है ना, फैट से मतलब ये कि यहाँ वैल्यूज ज्यादा हैं, बड़ी हैं, उसका जो मेजर होता है उसको कर्टोसिस कहा जाता है। और दिस इज मोर डेंजरस देन जस्ट सिंपल स्क्यूनेस, बिकॉज अगर कर्टोसिस है तो उसका और आपकी इफ यू हैव फैट टेल्स तो उसका मतलब ये दो उसके नुकसान हैं। एक तो ये कि आपकी जो वो है आपकी मीन, मीडियन और मोड डेफिनेटली इफेक्ट होगी और ज्यादा इफेक्ट होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपने डेटा की कलेक्शन जो है ना वो इस तरह से की हुई है कि उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स जो है ना वो एक ही डेटा में इकट्ठे हो गए, और हो सकता है कि ये कर्टोसिस जो है ना इटसेल्फ एक सेपरेट डेटा सेट हो जिसकी अपनी एक मीन बनती हो, ठीक है ना।
तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आपको कर्टोसिस नजर आए. कर्टोसिस अगर फैट टेल्स हो तो देन यू ईदर नीड टू एलिमिनेट इट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एलिमिनेटिंग यू नीड टू चेक कि यार ये कोई ऐसा डिस्टिंक्ट ग्रुप तो नहीं है जो कि बेसिकली जिसको अलग से देखना जरूरी है. ठीक है, उसके अपने स्कीमेटिक्स हैं, उसके अपने पैरामीटर्स हैं उस डिस्टिंक्ट ग्रुप के. ठीक है, सो दैट इज व्हाट कर्टोसिस इज. इट्स द फैटनेस ऑफ द टेल. उसके अलावा जी पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क है, ये अभी तक आई थिंक आप लोगों को बहुत क्लियर हो चुका होगा, लेकिन आई जस्ट गो थ्रू इट. जी पॉपुलेशन इज मेजर्ड क्वालिटी इज कॉल्ड अ पैरामीटर. ठीक है, इस पॉपुलेशन की एवरेज जो है, मीन, मीडियन, मोड, उसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन, इनको पैरामीटर्स कहा जाता है. वेयर सैंपल के केस में इन्हीं चीजों को अगर आप कैलकुलेट करें तो उन्हें स्टैटिस्टिक कहा जाता है. ठीक है, पॉपुलेशन कंप्लीट सेट होती है, ऑफ कोर्स वो कंप्लीट सेट होती है. ठीक है, सैंपल जो है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का. रिपोर्ट्स, पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पूरे पॉपुलेशन का ट्रू ओपिनियन होती है. सारी बात है, कंप्लीट पॉपुलेशन तो आपको ट्रू ओपिनियन मिल रहा होता है, लेकिन जो सैंपल है उसमें अगेन देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आपको चलना पड़ता है. You have to report your statistics with a margin of error and confidence interval. ठीक है, उसके बाद जी आपकी जो पॉपुलेशन में अगेन इट हैज ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप, और जो सैंपल है वो बेसिकली इज अगेन अ सबसेट ऑफ द एंटायर ग्रुप. अच्छा, distributions, should I touch base with this today or not? Okay, डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हमने अभी देखी भी हैं. ठीक है ना, हमने जो बेसिकली ये विजुअल बनाया था, दिस इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, बट दिस इज एक्चुअली पार्शियली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सी डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन it's also called the probability distribution, is the mathematical function that gives probabilities of occurrence of different outcomes for an experiment. So again आपका कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी किसी भी एक वैल्यू की आने की जो प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको वो बताती है. Just give me 1 second. राइट, जो है वो आ गई है, and I need to switch back to my other screen. जी guys, can you see my screen? Yes sir. अच्छा, आप में से काफी लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है. प्रोबेबिलिटी जो है वो किस किस ने पढ़ी थी और किस किस को पसंद थी, पहले मुझे ये बताएं. जी सर, पढ़ी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग. ठीक हो गया. सो अगेन एज एन एनालिस्ट जो है ना, आपको नॉट एज एन एनालिस्ट लेकिन एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है ना, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एवरीडे वर्क. बिकॉज जो है ना आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और जो है ना KDAs वगैरह जो है ना निकालने पड़ते हैं अपने डेटा के. बिकॉज अगेन आपने मॉडल्स को जो है ना ट्रेन करना होता है ताकि वो सही तरह प्रेडिक्ट कर सकें. तो लेकिन जो है ना प्रोबेबिलिटीज का बेसिक जो है ना वो क्या है, अगर आप इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सेटअप करें, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमें क्या एक्चुअल में क्या बता रही होती हैं. ठीक है, इफ आई गो टू दिस एक्सेल शीट ओवर हियर, एंड यहाँ पर इफ आई गो टू द सेक्शन जहाँ पर यू वुड सी डाइस 1 एंड डाइस 2, अगर आप यहाँ पर चले जाएं वंस यू आर हियर, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है. एक सिंगल अगर डाइस अगर आप रोल करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6. 1/6. 1/6. ठीक है, व्हाट अबाउट 2? 1/6.
एग्जैक्टली इट्स क्योंकि एक occurrence है ना, it can only happen एक ही occurrence जो है वो बेसिकली एक वक्त में हो सकती है. So if I do this and I would do the same for the other one as well and the other one and the other one, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि हर पॉइंट के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट एक ही प्रोबेबिलिटी है. सो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक खास नाम दिया जाता है. इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, because the opportunity of any point occurring is actually uniform. There is a 0.167 there's a 0.167 जना probability points की probability है कि जना 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. ठीक है ना, या आप यूं कह ले 16.7% की probability है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5. ठीक है, so this is called actually a uniform probability. और अगर हम ये जाकर यहाँ पर probability distribution देखें तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. ठीक है, बिकॉज इट्स द सेम. आप जना मेरा मतलब किसी भी पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लें, इट्स गोइंग टू ऑलवेज रिमेन द सेम. थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड जब आपके पास इवेंट्स एक ही वक्त पे दो अकर हो रहे हो. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप एक की जगह दो डाइसेस को रोल कर रहे हो, if you start rolling 2 dices, अब could you tell me the number of outcomes जो कि पॉसिबल है अगर आप 2 डाइसेस को रोल करें? Anyone? क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी आउटकम? The 2/12 हो जाएगी, तो 1/6 ही होगा. अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप 2 डाइस रोल करते हैं और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं? 36 sir, 36. Absolutely. So it is 36. So it's simply this. ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा सही? That looks fine. So अगर if I count all of these possibilities तो total count बन रहा है is 36. ठीक है, अच्छा अब if I ask you a question कि what is the probability of rolling 2 dices and getting a 1? So rolling 2 dices and getting a 1 in both as a sum, as a sum. So you roll a dice और एक ही है ना, मतलब the first cell जो है 1, 1. Okay, anyone else? Getting a sum of 1?
Yeah. So that's not possible. Zero. That's what I'm saying. It's not possible because if you roll 2 dices और Just उनका one तो आएगा. हाँ जी, तो कोई फेस जीरो तो नहीं होता Two ना किसी आएगा. डाइस Minimum 2 आएगा. जी मिनिमम 2 आएगा ना. So it's actually going to be 0 over here. ठीक है. What about 2? Getting a sum of 2. That's what is it? वो उसकी एक possibility है. 1/36. That is 1/36, right? हाँ जी बिल्कुल उसकी Just possibility one probability. जी 1. ठीक है. What about 3? So it's this point. It's this point that we're talking about. ठीक है. What about 3 now? 3 की possibility क्या है? 2/36 है. 2/36 है. Exactly. 2 divided by 36. और इसी तरह 4 की is 3. 4 is 3/36, right? 4 is 1, 2, 3. 3/36. So essentially, right now, what we're looking at is this cross section. इन तीनों को अगर हम सामने निकालें 3 + 1 2 + 2 3 + 1 + 3 तो इनका 4 बनता है. ठीक है. And what about 5? It's 1 2 3 4 4/36. 4/36. Okay. What about 6? It's 5/36. And what about 7? It's 6/36. अच्छा, across this point जो है ना, the probability is going to start receding. ठीक है. ये अगर आप देखें तो probability जो है ना numbers की बढ़ती जा रही है. Of getting a 6, a 5, a 4, a 3. Again, if you start from over here, it was increasing, but now from on this point onwards, it's actually going to start reducing. ठीक है. 8 की क्या probability है जी कि 8 आएगा? 4/36. Is it 4/36 or 5/36? 5/36. 5 and 6, 6, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5/36. So it's 5 8 के आगे से 4 हो जाएगा. जी 8 से आगे 4 हो जाएगा. 6 is the max that you can get right now. यानी कि मेरा मतलब 6 जो है ना इधर टॉप पे मैक्सिमम आता है. इसके बाद फिर it starts receding again. 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, and 12 की क्या probability है? 1/36. दोनों पे 6 आए. It is 0.28. So आपकी 7 नंबर आने की जो probability है वो highest होती है. To be yeah, just an FYI. उसके अलावा if I go ahead and show this as a distribution, तो अब आप ये देखें कि it has developed. This is not a uniform distribution. This is a completely different distribution, which we call. This is a normal distribution. ठीक है ना, ये एक normal distribution है. ठीक है, this is a normally distributed data because आपके controlled events थे and that's why. ठीक है. और इसी तरह फिर then there is a Bernoulli distribution and a binomial distribution as well. ये मुझे कोई बता सकता है किस केस में अकर होती है जनरली? अभी अगर आपको याद हो तो हमने पहले एक एग्जांपल की बात की है जिसमें हम ये इन्फर करना चाह रहे थे कि क्या पूरी पॉपुलेशन को जो है वो जो पूरी पॉपुलेशन है क्या उसको कोविड है या नहीं. अब जो कोविड का जो रेट है कि पूरी पॉपुलेशन को जो है ना वो कोविड है या नहीं है, लेकिन जो कोविड का होना या ना होना है इसको अगर हम कलेक्ट करें तो क्या ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा या ये ट्रू और फॉल्स होगा? It's going to be true and false, right? सर अगर हम वो करें कि कितने बच्चों के 90+ मार्क्स आए थे और कितनों के 90 से कम आए थे, उसमें भी बेर्नौली बनेगा? हाँ जी, because it's a yes or a no बन सकता है.
ये बेसिकली दिस yes or no is usually converted into some sort of a logistic function. और ये एक्चुअली ये अगर आप लोगों ने देखा हो तो लॉजिस्टिक फंक्शंस के ऊपर भी जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम, जिन लोगों को इसके बारे में मालूम है, लेकिन उसका जो फंक्शन बनता है ना वो ये सिग्मॉइड टाइप की चीज बनती है यूं करके, जहां पर एक जो है दैट इज वन ऑफ द आउटकम्स इज नो एंड वन ऑफ द आउटकम्स इज यस, और लाइक 1 या 0 या इस तरह का सीन होता है, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ पर भी यही चीज बन रही है। देयर ये एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरली डमी वेरिएबल्स के अंदर अगर आपका कोई डेटा जो है ना वो कलेक्ट हो रहा है, यस नो के आंसर्स हैं, तो उसके अंदर जो है ना आप एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस यूं नहीं निकाल सकते। उसके अंदर फिर ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं जिसमें यू गेट द परसेंटेज के जी कितने यस थे और कितने नो थे, कितना सक्सेस था कितना फेलियर। तो उस केस में देन यू यूज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, या जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलती हैं उनको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस दिस फार? ये लाइक जी जरूर सर एक क्वेश्चन है मेरा सैंपल को लेके। जी बोलिए। एक तो सर यस और नो में कुछ लोग होते हैं जो आंसर जी ठीक है, उनको फिर हम इग्नोर कर देते हैं सैंपल में, उनको एक्सक्लूड किया जाता है सैंपल से, बिकॉज वो नल वैल्यूज हैं, या मे बी कह देते हैं या नो कह देते, मे बी कह देते हैं या आंसर नहीं करते। देखें अगर उन्होंने मे बी कह दिया ना तो वो इटसेल्फ एक आंसर है। ओके अगर उन्होंने मे बी कह जी तो फिर उसको बेसिकली फिर आप उसको लेते हैं, फिर वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ सकता। अच्छा। उसके लिए फिर आपको कोई बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की कोई चीज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो नल्स हैं और आप वो मे बी नहीं है, वो नल्स हैं, तो फिर आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, आप उन्हें नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है है। सैंपल साइज रिड्यूस हो जाएगा। जी सैंपल साइज रिड्यूस हो जाएगा ऑफ कोर्स। वो आपने कलेक्ट ही कुछ नहीं किया ना उसके अगेंस्ट। ठीक है जी। अच्छा एनी अदर क्वेश्चंस? सॉरी मैं आई एम गोना स्टॉप हियर, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं जो हूँ कल फिर आप लोगों को जो है ये एक्चुअली टॉपिक्स मैंने आज कुछ ऊपर नीचे करके पढ़ा दिए हैं। पहले जनरली ये वाला फ्लो फॉलो नहीं करते, लेकिन ये है कि आज मैंने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन और जी स्कोर है मैंने क्या पहले करा दिया था, लेकिन ये है कि मैं ये जनरली करवाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के बाद। कल जो है व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम एक्चुअली गोइंग टू गो थ्रू आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट सेटअप कैसे किए जाते हैं, फिर हम एक छोटा सा टेस्ट जो है ना रन करेंगे इसी एक्सेल की फाइल के ऊपर जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। यहाँ पर आपको रिग्रेशन और पी वैल्यू का जो है बेसिकली एक छोटा सा सैंपल सेट नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम एक रिग्रेशन रन करेंगे और एक हाइपोथेसिस को प्रूव डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और जिन्होंने रुकना है वो भी बिकॉज मतलब एक यहाँ पे साहब से उन्होंने मुझे कहा था कि उनको इशू आ रहा है एसक्यूएल की एक्सरसाइज में, तो यू कैन स्टे बैक। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, अगर नहीं तो देन लेट्स कॉल इट अ डे, और इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो देन। इब्राहिम साहब मैंने आपसे भी एक छोटी सी बात करनी है, अगर आप भी 2 मिनट के लिए अगर रुक जाएं तो मैं फिर देन आई विल बी ग्रेटफुल। श्योर ठीक है गाइस, सो जो जिनका अगर कोई सवाल नहीं है तो प्लीज मैं मतलब लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, पूछ लीजिए। ठीक है गाइस, देन I'll see most of you tomorrow इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अपना ध्यान रखें। बाकी लोग जो प्लीज अगर थोड़ा सा ठहर जाए तो